फ्रेंड्स, वेलकम टू आर्ट्स लर्निंग। आज हम बात करेंगे लाइट एनर्जी की। तो ये आपका ये न्यू चैप्टर है, ये फिजिक्स की सीरीज चल रही है क्लास 8th की। ये आपका न्यू चैप्टर है लाइट एनर्जी। तो चलिए बात करते हैं लाइट एनर्जी की। जैसे कि आपको बहुत सारी चीज़ों को देखना है, आप बाहर जाइएगा या अपने अंदर रूम के अंदर देखिएगा, तो विदाउट लाइट एनर्जी पॉसिबल ही नहीं है कि आप उन चीज़ों को देख सकते हैं। ठीक है, तो लाइट एनर्जी काफ़ी इसेंशियल है जिससे कि आप चीज़ों को देख सकते हैं चारों तरफ। बात करते हैं क्यों, क्या रीजन है। क्योंकि जो लाइट है, लाइट एनर्जी है, सेंस ऑफ विजन को प्रोड्यूस करता है। क्या सेंस ऑफ विजन प्रोड्यूस करता है, इसकी हेल्प से आप ऑब्जेक्ट को अच्छे से देख सकते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट आप अच्छे से देख सकते हैं। और साथ में लाइट बहुत सारे फेनोमेना है, जैसे कि इमेज का फॉर्मेशन होना बाय द मिरर, साथ में ट्विंकलिंग ऑफ द स्टार ड्यू टू रिफ्रैक्शन। ये देखिएगा यहाँ पर रिफ्रैक्शन लिखा है, रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन दोनों में डिफरेंस है, यहाँ पर रिफ्रैक्शन लिखा है। साथ में फॉर्मेशन ऑफ द रेनबो ड्यू टू द डिस्पर्जन ऑफ द व्हाइट लाइट। व्हाइट लाइट के डिस्पर्जन की बेस से जो रेनबो का फॉर्मेशन है वो भी क्या है, फेनोमेना ऑफ द लाइट। तो इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट दिस फेनोमेना ऑफ द लाइट। ये फेनोमेना है, इनके बारे में हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे इस चैप्टर में। तो देखिएगा, चलिए बात करते हैं सबसे पहले स्फेरिकल मिरर के बारे में बात करते हैं। क्या होता है स्फेरिकल मिरर। देखिएगा स्फेरिकल मिरर के बारे में कि आपने जो प्रीवियस क्लास है, क्लास 7th वगैरह में आपने पढ़ा होगा रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट फ्रॉम द प्लेन मिरर। तो प्लेन मिरर से आपने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में पढ़ा होगा अच्छे से। तो अब जरूरी नहीं कि जो आपका मिरर है हमेशा प्लेन ही हो, हमेशा प्लेन ही हो। उसका जो सरफेस है, कर्व सरफेस भी हो सकता है, वो भी आपका मिरर हो सकता है। जैसे कि अगर बात करते हैं स्टेनलेस स्टील जो स्पून होती है, अगर आपके घर में हो तो आप देखिएगा, होगी जरूर, आप उसको उठाइएगा तो आपको सरफेस नजर आएंगे। सरफेस कितने होंगे, दो आपको सरफेस दिखेंगे। एक तो होगा इनर सरफेस, दूसरा होगा आउटर सरफेस। इनर सरफेस को आप बोल सकते हैं कर्व्ड इनवर्ट। जब आप उससे अपने अपने फेस को देखिएगा, उसको पास लेके आइए, अपने चेहरे को देखिएगा, तो जो इमेज है आपको कैसी नजर आएगी, इमेज आपको इन्वर्टेड इमेज आपको दिखेगी उसमें। अगर आप दूसरा सरफेस लेके आएंगे जो कि आउटर सरफेस है, या आप उसको बोल सकते हैं वर्ब्स आउटवर्ड, है ना। तो जो आपका आउटर सरफेस है उससे देखेंगे तो आपको जो इमेज है वो कैसी दिखेगी, इरेक्ट इमेज आपको दिखेगी। तो दो तरह की इमेज दिखेगी, एक तो इन्वर्टेड दिखेगी जब आप इनर सरफेस से देखेंगे, आउटर सरफेस से देखेंगे तो आपको इरेक्ट इमेज नजर आएगी। तो क्या है कि जो मिरर है जिसमें कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस आपका कर्व है, तो वो क्या होगा, कर्व मिरर के अंदर आता है, उसे क्या बोलते हैं, कर्व मिरर, कर्व मिरर। तो क्या है कि ये मिरर इन विच द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड इज कॉल्ड द कर्व मिरर। तो कर्व मिरर क्या होगा, जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैसा होगा, कर्व्ड होगा। अब क्या है कि बहुत सारे मोस्टली जो कर्व मिरर होते हैं उसकी जो शेप रहती है कैसी रहती है, स्फेरिकल शेप रहती है, मोस्टली स्फेरिकल शेप में रहते हैं। अब जो स्फेरिकल शेप में है, सच मिरर आर कॉल्ड द स्फेरिकल मिरर, ऐसे मिरर को क्या बोलते हैं, स्फेरिकल मिरर बोला जाता है। अब अगर आपको डिफाइन करना है, देन हाउ टू डिफाइन द स्फेरिकल मिरर। तो स्फेरिकल मिरर आप कैसे डिफाइन करेंगे, स्फेरिकल मिरर इज द पार्ट ऑफ द होलो ग्लास स्फीयर। ये किसका पार्ट है, होलो ग्लास स्फीयर का पार्ट है, विद वन फेस। इसका जो वन सरफेस रहता है, इसका एक जो कर्व सरफेस रहता है वो पॉलिश्ड रहता है। देखिएगा इस लाइन को मैंने अंडरलाइन किया है कि होलो ग्लास स्फीयर। तो होलो ग्लास स्फीयर का पार्ट है क्या, स्फेरिकल मिरर, जिसका एक सरफेस कैसा रहता है, पॉलिश्ड रहता है, सिल्वर से पॉलिश्ड रहता है, और दूसरा सरफेस आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस रहता है, उसको बोलते हैं स्फेरिकल मिरर। क्लियर है। अब देखिएगा यहाँ पे मैंने अंडरलाइन किया था इसको, होलो ग्लास स्फीयर, तो इसको मैंने अंडरलाइन किया था। इसको देखिएगा यहाँ पर एक फिगर बना हुआ है, इसको मैं थोड़ा सा कंप्लीट कर दे रहा हूँ। इसको मैंने इस तरह से ड्रॉ किया, ये मैंने ड्रॉ कर दिया, ये मैंने ड्रॉ कर दिया। इसको एक होलो ग्लास स्फीयर बना दिया, मैंने इसको स्फीयर बना दिया, ये आपका स्फीयर है। थोड़ा क्लियर नहीं बना है। देखिएगा बहुत सारे बच्चे कमेंट करते रहते हैं कि सर आप ड्रॉ मत किया करिए, आप या जो इस तरह से आप मार्क कर रहे हैं उसको थोड़ा थिन, जो सर्कल बनाते हैं आप थिन करिए, उसे इतना ज़्यादा थिक मत रखिएगा। तो बहुत सारे बच्चे इसके, मैंने बहुत सारे कमेंट देखे हैं, उनके रिप्लाई भी दिए हैं। तो ये कोई मुझे इससे ये नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है, कि मुझे बहुत अच्छा लगा आप लोगों ने कमेंट किया। आपको देखिए वीडियोस किसके लिए हैं, आपके लिए हैं, है ना। मुझे, मैं अपने लिए, अपने देखने के लिए तो बना नहीं रहा हूँ, आपके लिए बना रहा हूँ। अगर आपको ही कोई प्रॉब्लम है तो फिर मेरा बनाने कोई मतलब ही नहीं रहा। ऐसा नहीं है कि वीडियो एक बार में मैं एक दिन में बना देता हूँ, बहुत सारा टाइम देना पड़ता है, कभी कभी 2 दिन लग जाते हैं, 3 दिन लग जाते हैं एक वीडियो को बनाने में। तो ये काफ़ी मेहनत होती है, किसके लिए, आपके लिए, है ना। कभी कभी मुझसे मिस्टेक भी हो जाती है, गलतियाँ भी हो जाती हैं, हो सकता है स्पेलिंग में कभी मिस्टेक कर देता हूँ या कुछ वर्ड्स इधर से उधर बोल देता हूँ, क्योंकि देखिए कंटिन्यूसली मैं इसको रिकॉर्ड करता रहता हूँ, 1-1.5 घंटे का, कभी कभी 1-1 घंटे के वीडियोज हो जाते हैं। तो ये कभी मिस्टेक भी हो जाती है। मैं कोई गॉड तो हूँ नहीं, भगवान तो हूँ नहीं कि मैं कभी गलती नहीं कर सकता हूँ, है ना, मैं भी एक इंसान ही हूँ। तो आप इन चीज़ों को मैनेज किया करिए, और कोई भी वैसे प्रॉब्लम हो, कोई भी डाउट हो किसी भी तरह की, अगर मैं जो इम्प्रूव ला सकता हूँ मैं अपने अंदर भी, जिससे कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए, तो आप जरूर उसके रिगार्डिंग आप कमेंट किया करिए।
मैं कोशिश करूंगा कि इंप्रूव करूं उस चीज़ को। अब देखिएगा यहाँ पर ये मैंने जो मार्क वगैरह है थोड़ा सा थिन किया है, जिससे कि आपको बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो अब चलिए बात करते हैं स्फेयर के मिरर की। स्फेयर के मिरर क्या है? इज ए पार्ट ऑफ द हॉलो ग्लास स्फेयर। तो ये स्फेयर का पार्ट है। अब ये क्या है? ये पार्ट है, देखो यहां से मैंने कट कर दिया मान लो, तो ये पार्ट बन गया। अब देखिए मैंने साफ कर दिया इसको। तो क्या है? ये पार्ट है स्फेयर के मिरर, क्या है? पार्ट ऑफ हॉलो ग्लास स्फेयर। तो अब देखिएगा जिसका एक जो सरफेस है क्या है? पॉलिश्ड है, और दूसरा सरफेस रिफ्लेक्टिंग है। अब यहां पर देखिएगा जो इनर सरफेस है वो आपका क्या है? पॉलिश्ड है, और आउटर सरफेस आपका क्या है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। तो इस जहां पर इनर सरफेस आपका पॉलिश्ड है और आउटर सरफेस आपका रिफ्लेक्टिंग है, उस मिरर को बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर। क्लियर है? अब इसको एक बार और समझिएगा, जिसका इनर सरफेस क्या है? पॉलिश्ड है, आउटर सरफेस आपका रिफ्लेक्टिंग है, उसको बोलेंगे कॉन्वेक्स मिरर। और बात करते हैं नेक्स्ट की। अगर आपने जो पॉलिश्ड है कहां कर दिया? आउटर सरफेस पे कर दी, और इनर सरफेस आपका रिफ्लेक्टिंग है, तो उसे बोलेंगे कॉनकेव मिरर। तो ये कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर है, दोनों आप क्लियर करिएगा, क्योंकि जो पूरा चैप्टर है आपका लाइट एनर्जी वाला चैप्टर है, पूरा इन्हीं मिरर पे बेस है, इसी मिरर के अकॉर्डिंग चलेगा, पूरा चैप्टर इसी की बेस है। तो आप कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर का जो कॉन्सेप्ट है उसको क्लियर करिएगा, जिससे कि आपको चैप्टर में आगे कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है? तो कॉन्वेक्स क्या है? कॉन्वेक्स में आपका जो पॉलिश्ड है, इनर सरफेस पे पॉलिश्ड है, और आउटर सरफेस आपका क्या है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। कॉनकेव में क्या है? आपका इनर सरफेस क्या है? आपका रिफ्लेक्टिंग है, आउटर सरफेस आपका पॉलिश्ड है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। देखिएगा अब क्या है? टर्म्स है, टर्म्स रिलेटेड टू स्फेयर का मिरर। अब बात करते हैं टर्म्स की, जो टर्म्स है आपकी इंपॉर्टेंट है काफी। चलिए बात करते हैं, एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पोल की। पोल क्या होता है आपका? पोल क्या है? ज्योमेट्रिकल सेंटर ऑफ द स्फेयर का मिरर। ये पोल आपका एक ज्योमेट्रिकल सेंटर है, किसका? स्फेयर का मिरर का। इसको बोलते हैं पोल ऑफ द मिरर। अब कहां पर है? देखिएगा ये पार्ट है किसका है? स्फेयर का पार्ट है, ये आप देख रहे हैं, ये मिरर है। तो इसका जो सेंटर है आप इसको देख सकते हैं, ये सेंटर क्या है? ये वाला सेंटर है। ठीक है? इसको बोलते हैं ज्योमेट्रिकल सेंटर। क्या बोलते हैं? ज्योमेट्रिकल सेंटर, या उसे बोला जाता है पोल। ठीक है? ये आपका क्या है? पोल है, ज्योमेट्रिकल सेंटर ऑफ द स्फेयर का मिरर। क्लियर है? तो पोल आपको क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है? देखिएगा ये सेंटर है, जैसा कि मैंने अभी पीछे आपको बताया था कि हॉलो स्फेयर का पार्ट होता है। जो मिरर है आपका हॉलो स्फेयर का पार्ट है। जो स्फेयर का मिरर है किसका पार्ट है? हॉलो स्फेयर का। तो ये आप देख रहे हैं यहाँ पर पूरा कंप्लीट हो रहा है ना? कंप्लीट है, इसको मैं साफ कर दे रहा हूँ, ये कंप्लीट हो रहा है। ठीक है? तो ये स्फेयर का पार्ट है, तो स्फेयर का स्फेयर है, उसका कोई सेंटर होगा, तो ये सेंटर है। जो स्फेयर का सेंटर है वही आपका किसका सेंटर होगा? उसका स्फेयर का मिरर का सेंटर होगा। इसे आप बोलेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्लियर है? तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। अब बात करते हैं कि प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है? अगर आपने सेंटर ऑफ कर्वेचर पता कर लिया, पोल भी पता कर लिया, तो एक स्ट्रेट लाइन अगर पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू पास हो रही है, उसी को बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। ये स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पोल एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है? उस स्ट्रेट लाइन को बोला जाता है प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये तीनों पॉइंट आपको क्लियर हो गए होंगे। अब बात करते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो देखिए रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है? जैसे कि अभी आपने देखा है कि जो स्फेयर है, जो स्फेरिकल मिरर है, वो स्फेयर का पार्ट है, हॉलो स्फेयर का पार्ट है। तो स्फेयर का कोई ना कोई रेडियस भी होगी। तो जो रेडियस है हॉलो स्फेयर की, वही आपकी क्या होगी? रेडियस ऑफ द कर्वेचर ऑफ द स्फेरिकल मिरर। क्लियर है? तो ये क्या होगी? रेडियस ऑफ द कर्वेचर ऑफ स्फेरिकल मिरर। वो जो रेडियस है हॉलो स्फेयर की, वही आपकी होगी रेडियस ऑफ कर्वेचर। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। अगर आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर देखना है तो आप इसको देख सकते हैं यहाँ पे। ये आपका पोल है ना? देखिएगा ये आपका पोल है, ये पोल है आपका, और ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो ये रेडियस ऑफ कर्वेचर इस तरह से बनी हुई है, इसको स्मॉल आर से नोट करते हैं। ये आपकी क्या है? रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है? अब देखिएगा बात करते हैं कि नेक्स्ट पॉइंट की, प्रिंसिपल फोकस एंड फोकल पॉइंट। तो क्या होता है प्रिंसिपल फोकस एंड फोकल पॉइंट? देखिएगा कि बहुत सारी रेज है, इस बात को समझिएगा, बहुत सारी रे हैं। अगर इंसिडेंट हो रही हैं, अगर पैरेलल, किसके पैरेलल है? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अगर इंसिडेंट हो रही हैं, किस पर? मिरर पर इंसिडेंट हो रही हैं। ठीक है? किस पर हो रही हैं? स्ट्राइक कर रही हैं किस पर? मिरर पर। अगर पैरेलल राइट है, पैरेलल रे ऑफ लाइट है, इस तरह से आप देख सकते हैं, ये पैरेलल रे ऑफ लाइट्स है, किसके पैरेलल है? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। आफ्टर रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्ट होने के बाद जिस पॉइंट पर वो क्या कर रही है? मीट कर रही हैं, जिस पॉइंट पर मीट करती हैं उस पॉइंट को बोला जाता है प्रिंसिपल फोकस। या तो वो एक्चुअल में मीट कर रही हैं, या एपियर टू बी मीट आफ्टर द रिफ्लेक्शन। आफ्टर रिफ्लेक्शन एपियर टू मीट, या एपियर हो रही हैं कि रिफ्लेक्ट होने के बाद ऐसा लग रहा है कि मीट कर रही हैं, तो उस पॉइंट को भी बोला जाता है प्रिंसिपल फोकस या फिर फोकल पॉइंट। तो अगर दोनों मिरर की बात करते हैं, कॉनकेव और कॉन्वेक्स, क्योंकि दो ही मिरर हैं जिनके बारे में हम लोग पढ़ना है अच्छे से, तो बात करते हैं कॉनकेव मिरर की। तो देखिएगा कि अगर बात करते हैं कॉनकेव मिरर की, तो इसमें क्या है?
कि जो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हो रहा है, एक पॉइंट पर ही मीट कर रही हैं, मींस कन्वर्ज हो रही हैं आफ्टर रिफ्लेक्शन, एक पॉइंट पर क्या कर रही हैं, कन्वर्ज हो रही हैं आफ्टर रिफ्लेक्शन। तो इसलिए जो रेज है वो कन्वर्ज हो रही है एक पॉइंट पर रिफ्लेक्ट होने के बाद, तो इसलिए इसको बोला जाता है कन्वर्जिंग मिरर। क्या बोला जाता है, ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी, इस मिरर को, जो आपका कॉनकेव मिरर है, इसको बोला जाता है कन्वर्जिंग मिरर। क्या बोला जाता है, कन्वर्जिंग मिरर। ठीक है, तो इस पॉइंट को आप ध्यान रखिएगा कि कॉनकेव मिरर को क्या बोला जाता है, इसको कन्वर्जिंग मिरर भी बोला जाता है। चलिए बात करते हैं कॉनकेव, अब बात करते हैं कॉन्वेक्स मिरर की बात करते हैं। तो कॉन्वेक्स मिरर क्या है, जो रेज है, रे ऑफ लाइट है, तो क्या है कि ये डाइवर्ज हो रही है आफ्टर रिफ्लेक्शन, क्या हो रही है, डाइवर्ज। यहां पर आप देख सकते हैं क्या हो रहा है, इनमें डाइवर्जन हो रहा है। तो डाइवर्ज हो रही है एंड अपियर टू कम फ्रॉम द फोकल पॉइंट या प्रिंसिपल फोकल। तो प्रिंसिपल फोकल से क्या हो रहा है, अपियर टू कम फ्रॉम द ए पॉइंट, जिसको बोलेंगे हम, क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल फोकस। क्लियर है। तो यहां पर क्या हो रहा है, अपियर टू कम फ्रॉम ए पॉइंट, जिस पॉइंट को बोला जा रहा है प्रिंसिपल फोकस। अब यहां पर आप देखिएगा, यहां पर क्या हो रहा था, जो रेज है वो क्या हो रही है, कन्वर्ज हो रही है, यहां पर क्या हो रही है, डाइवर्ज हो रही है। तो इस वजह से, इस प्रॉपर्टी, ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी, कॉन्वेक्स मिरर आर कॉल्ड द डाइवर्जिंग मिरर। तो कॉन्वेक्स मिरर को क्या बोलते हैं, इसको डाइवर्जिंग मिरर भी बोला जाता है और कॉनकेव को कन्वर्जिंग मिरर भी बोला जाता है। तो ये दोनों इसके दूसरे नाम है, आप याद रखिएगा। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, देखिएगा। अब बात करते हैं फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ क्या होती है, इसको समझिएगा, क्या होती है फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड द प्रिंसिपल फोकस। तो जो पोल है और जो प्रिंसिपल फोकस है, उसके बीच की डिस्टेंस है, उसी को बोलते हैं फोकल लेंथ। क्या है, फोकल लेंथ ऑफ द स्फेरिकल मिरर। तो फोकल लेंथ कैसे है, देखिएगा, ये आपका क्या है, पोल है, ये पोल है, और आपका ये क्या है, ये आपका फोकल पॉइंट है। ठीक है, प्रिंसिपल फोकस है। तो इसके बीच की जो डिस्टेंस है उसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे, फोकल लेंथ। ये आप देख सकते हैं इसको, ये जो डिस्टेंस है किसकी, पोल एंड प्रिंसिपल फोकल के बीच की जो डिस्टेंस है उसको क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ। क्लियर है। अब बात करते हैं, देखिएगा, एक पॉइंट और आप याद रखिएगा कि जो फोकल लेंथ है हमेशा रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ रहता है, या बोल सकते हैं आप कि जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है प्रिंसिपल फोकस की या फोकल पॉइंट की डबल रहती है। ठीक है, आप एक चीज को याद रखिएगा कि जो प्रिंसिपल फोकस है, जो फोकल लेंथ है, वो क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर की हाफ रहती है हमेशा। तो कैसे देखिएगा, यहां पर ये आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये यहां पर रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर यहां से लेकर यहां तक है ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर से और पोल के बीच में आपकी क्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर। अगर इसको हाफ कर देंगे तो आपकी क्या आ जाएगी, आपकी फोकल लेंथ आ जाएगी। तो फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर दोनों में जो रिलेशन है, आप इसको याद रखिएगा। चलिए अब बात करते हैं अपर्चर। तो अपर्चर क्या होता है, कि अपर्चर क्या है, एरिया ऑफ द मिरर फ्रॉम विच द रिफ्लेक्शन टेक प्लेस। जो आपका एरिया है किसका, मिरर का, जो एरिया है जिसके थ्रू रिफ्लेक्शन हो रहा है, उसको बोलते हैं अपर्चर। क्या बोला जाता है, अपर्चर। इट बेसिकली डिनोट द साइज ऑफ द मिरर। तो अगर आपको साइज ऑफ मिरर पता करना है तो वो क्या होगा, आपका अपर्चर होगा। अपर्चर क्या होगा, साइज ऑफ द मिरर। क्या होगा, साइज ऑफ द मिरर। अब देखिएगा कि जो अपर्चर है आपका, अपर्चर दो तरह का होता है। एक तो आपका लीनियर अपर्चर, आपका क्या है, एक तो लीनियर अपर्चर और दूसरा आपका क्या होगा, एंगुलर अपर्चर। तो एक एक करके इनको समझिएगा। सबसे पहले बात करते हैं लीनियर अपर्चर की। तो लीनियर अपर्चर क्या रहता है, लीनियर अपर्चर क्या है, लेंथ ऑफ द स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग द टू आउटसाइड स्ट्रीम पॉइंट। तो आउटसाइड स्ट्रीम पॉइंट किसके हैं, पेरीफेरी ऑफ द स्फेरिकल मिरर। तो पेरीफेरी क्या है, आप इसको देख रहे हैं, यहां पर आप देख सकते हैं, ये आपकी पेरीफेरी है ना, आउटर पेरीफेरी है। अगर इनको ज्वाइन कर देंगे, आप इसको ज्वाइन कर देंगे, तो आपका ये क्या हो जाएगा, लीनियर अपर्चर हो जाएगा। क्या होगा, लीनियर अपर्चर होगा। तो इसमें कहीं आपको दे रखा होगा, ये देखिएगा, लीनियर अपर्चर बनाया गया है, यहाँ पर ये बना हुआ है, इसमें मिरर में देखिएगा, ये आपका कॉन्वेक्स है, कॉन्वेक्स मिरर में यहाँ पर एम लिखा है, ये आपका एम डैश है। तो इन दोनों को अब ज्वाइन करने के बाद जो स्ट्रेट लाइन है, इसको क्या बोलेंगे, लीनियर अपर्चर। क्या बोला जाएगा इसको, लीनियर अपर्चर। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा, ये क्या है, लेंथ ऑफ द स्ट्रेट लाइन। जब ज्वाइन करते हैं, एक्सट्रीम को ज्वाइन करते हैं पेरीफेरी ऑफ द स्फेरिकल मिरर, तो आपका ये क्या हो जाएगा, अपर्चर हो जाएगा जब इससे आप इसको ज्वाइन कर देंगे। क्लियर है, इसको ज्वाइन कर देंगे, ये आपका लीनियर अपर्चर होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, देखिएगा कि क्या है, एंगुलर अपर्चर क्या रहता है। तो जो एंगुलर अपर्चर है वो क्या है, एंगल सबटेंड बाई टू एक्सट्रीम पॉइंट ऑन द पेरीफेरी ऑफ द स्फेरिकल मिरर। जो पेरीफेरी है, पेरीफेरी से आप अगर एक एंगल बनाएंगे, एंगल सबटेंड करेंगे किस पर, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर, वो आपका क्या होगा, एंगुलर अपर्चर होगा। इसको चलिए समझिएगा फिगर से, देखिएगा कि ये यहाँ पर बना हुआ है, पूरा फिगर यहाँ पर बना हुआ है। इसको जब आप ज्वाइन कर देंगे, आपका क्या सेंटर ऑफ कर्वेचर है,
तो ये जो पेरीफेरी है आउटसाइड, जो अपोजिट पेरीफेरी है, इनको क्या कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे, यहाँ पर ज्वाइन कर रहे हैं। तो जो एंगल सबस्टेंड हो रहा है इसको बोलेंगे एंगुलर अपर्चर। क्या बोला जाएगा, एंगुलर अपर्चर मींस एम सी एम डैश। क्या हो जाएगा, एम सी एम डैश। ये आपका क्या होगा, जो एंगल आपका बन रहा है कौन सा एंगल है, एम सी एम डैश। ये आपका क्या होगा, एंगुलर अपर्चर। क्लियर है, तो लीनियर और एंगुलर अपर्चर आपको दोनों क्लियर हो गए होंगे। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। देखिएगा, बात करते हैं रियल एंड वर्चुअल इमेज। तो क्या होता है रियल एंड वर्चुअल इमेज। अब देखिएगा कि जो आपकी इमेज फॉर्म हो रही है कैसे फॉर्म होती है, कि जो रेज है आपकी रे है, तो देखिएगा कि क्या है कि जो इमेज आपकी फॉर्म हो रही है, जैसे कि रिफ्लेक्शन हो रहा है, जो रेज है आपकी, रेज है इंसिडेंट रे है, आफ्टर रिफ्लेक्शन जब रिफ्लेक्ट होती हैं तो या तो वो एक्चुअल मीट करेंगी एक पॉइंट पर, या एक पॉइंट पर एक्चुअल मीट करेंगी, या होंगी अपियर टू मीट एट ए पॉइंट, या एक्चुअल में वो मीट होंगी या फिर एक्चुअल में नहीं मीट होंगी वो। तो जिस पॉइंट पर, जो पॉइंट आप बोल रहे हैं कि जिस पर मीट कर रही है या एक्चुअल टू बी अपियर टू बी मीट एट ए पॉइंट, इस पॉइंट को बोला जाता है पॉइंट ऑफ इमेज फॉर्मेशन। तो उस पॉइंट को क्या बोलेंगे, इस पॉइंट को बोलेंगे पॉइंट ऑफ इमेज फॉर्मेशन। क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ इमेज फॉर्मेशन। अब देखिएगा कि अगर जो एक्चुअल मीटिंग हो रही है, जो रिफ्लेक्टिंग रेज है आपकी आफ्टर रिफ्लेक्शन एक्चुअल में मीट कर रही है, तो उसको बोलेंगे, वहां पर आपकी क्या बनेगी, आपकी रियल इमेज फॉर्म्ड होगी। क्या होगी आपकी, वहां पर रियल इमेज फॉर्म्ड होगी। अगर आफ्टर रिफ्लेक्शन एक्चुअल में जो मीटिंग हो रही है, एक्चुअल में मीटिंग हो रही है जो रिफ्लेक्टिंग रेज की, तो आपकी इमेज कैसी फॉर्म्ड होगी, आपकी रियल इमेज फॉर्म्ड होगी। क्लियर है, द इमेज फॉर्म ड्यू टू द एक्चुअल मीटिंग ऑफ द रिफ्लेक्टिंग रे एट ए पॉइंट इज कॉल्ड द रियल इमेज। अगर क्या दूसरे हैंड पे क्या है कि अदर हैंड में अगर आपकी इमेज फॉर्म हो रही है आफ्टर रिफ्लेक्शन ओनली अपियर टू मीट एट ए पॉइंट, बट एक्चुअल में वो मीट नहीं कर रही है, तो वहां पर आपकी इमेज कैसी फॉर्म होगी, वर्चुअल इमेज फॉर्म होगी। तो रियल इमेज और वर्चुअल इमेज आपको क्लियर हो गया होगा कि रियल इमेज कैसे फॉर्म होती है और वर्चुअल इमेज कैसे फॉर्म होती है। चलिए इनको और समझते हैं, दोनों का जो डिफरेंस है उससे और चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी। तो देखिएगा, रियल इमेज इज फॉर्म बाय द एक्चुअल मीटिंग ऑफ द रिफ्लेक्टिंग रेज। जो रिफ्लेक्टिंग रेज है एक्चुअल में मीटिंग हो रही है, तो वो क्या होगी, आपकी रियल इमेज फॉर्म होगी। वर्चुअल इमेज कैसे फॉर्म होगी, अपियर टू कम्स फ्रॉम ए पॉइंट बट नॉट एक्चुअल मीट। एक्चुअल में क्या होती है, मीट नहीं होती है, लेकिन रिफ्लेक्ट होने के बाद अगर अपियर टू मीट फ्रॉम ए पॉइंट बट नॉट एक्चुअल मीट, तो क्या होगी, कैसी इमेज फॉर्म होगी, वर्चुअल इमेज फॉर्म होगी। अब हमेशा जो रियल इमेज है, जो रियल इमेज हमेशा स्क्रीन पर ऑब्टेन होती है, कैन बी ऑब्टेन ऑन स्क्रीन, लेकिन जो वर्चुअल इमेज है उसको हम स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं कर सकते हैं। इसको हम स्क्रीन पे ऑब्टेन कर सकते हैं, लेकिन वर्चुअल इमेज को हम स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं कर सकते हैं। साथ में क्या है कि रियल इमेज कैसी रहती है, इन्वर्टेड रहती है। रियल इमेज आपको कैसी दिखेगी, इन्वर्टेड दिखेगी, लेकिन वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट दिखेगी। कैसी होगी, सीधी होगी हमेशा। और बात करते हैं रियल इमेज फॉर्म ऑन सेम साइड ऑफ द मिरर। मिरर के जो सेम साइड, जिस साइड आपका ऑब्जेक्ट रखा हुआ है उसी साइड आपकी इमेज फॉर्म होगी, लेकिन जो वर्चुअल इमेज है हमेशा बिहाइंड द मिरर फॉर्म्ड होगी। वर्चुअल इमेज इज ऑलवेज फॉर्म बिहाइंड द मिरर, हमेशा बिहाइंड द मिरर फॉर्म्ड होती है क्या, वर्चुअल इमेज। तो ये जो डिफरेंस है रियल इमेज की और वर्चुअल इमेज की, दोनों आपको क्लियर रखना है। अब चलिए बात करते हैं रेज, जो आपके रे डायग्राम है, रे डायग्राम की बात करते हैं कि रे डायग्राम क्या होते हैं, क्यों इसकी रिक्वायरमेंट पड़ती है, उसको समझते हैं। तो आपने देखा होगा कि जो प्लेन मिरर है, प्लेन मिरर से आपकी इमेज फॉर्म होती है, कैसी होती है, वर्चुअल इमेज रहती है, सेम साइज रहती है, जैसा कि ऑब्जेक्ट वही आपकी इमेज का साइज रहेगा, और साथ में इरेक्ट भी रहती है। प्लेन मिरर से कैसी आपकी ये जो नेचर है इमेज का कैसा रहता है, प्लेन मिरर से हमेशा इरेक्ट रहती है इमेज, और वर्चुअल रहती है, और सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट रहती है। लेकिन अगर हम बात करेंगे कि स्फेरिकल मिरर से हम अगर इमेज की जो प्रॉपर्टी है, इमेज की जो नेचर है, इमेज का साइज है, हम कैसे फाइंड करेंगे, तो वो क्या करता है, इमेज जो स्फेरिकल मिरर से फॉर्म्ड होती है वो कई सारी चीज़ों पर डिपेंड करती है, जैसे कि नेचर ऑफ द मिरर और डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट एंड द पोल। जो पोल और ऑब्जेक्ट के बीच की डिस्टेंस है कि ऑब्जेक्ट आपका कहाँ रखा हुआ है उस पर भी डिपेंड करता है, और साथ में फोकल लेंथ ऑफ द मिरर, मिरर की क्या फोकल लेंथ है उस पर भी डिपेंड करता है। तो तीनों चीज़ों पे ही डिपेंड करता है, इमेज का साइज, इमेज का जो नेचर है, तीनों चीज़ पे ही डिपेंड करता है जब आप स्फेरिकल मिरर से इमेज फॉर्म करेंगे। क्लियर है। तो अब क्या है कि जो रे डायग्राम क्या है, रे डायग्राम क्या है, अगर आपको एग्जैक्ट नेचर चाहिए और साइज चाहिए इमेज का, इमेज का एग्जैक्ट नेचर चाहिए, साइज चाहिए, तो क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन पे आप रखेंगे मिरर के सामने, स्फेयर के मिरर के सामने डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन पर रखेंगे। एंड कैन बी डिटरमाइंड बाय द ट्रेसिंग द पाथ ऑफ द लाइट बाय ड्रॉ सिंपल डायग्राम। तो जो सिंपल डायग्राम आप बनाएंगे, सिंपल डायग्राम ड्रॉ करेंगे कि जो लाइट है, लाइट के पाथ को ट्रेस करके, तो जो सिंपल डायग्राम है
ऐसे डायग्राम्स को क्या बोला जाता है? रे डायग्राम। सच डायग्राम आर कॉल्ड रेज डायग्राम, रे डायग्राम। क्लियर है? तो रे डायग्राम्स क्लियर हो गया होगा आपको। अब चलिए बात करते हैं, अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। देखिएगा क्या है कि जैसे आपने यहाँ पर देख सकते हैं आपका कि जो रे डायग्राम है, रे डायग्राम में आपको कैसे करना है, यहाँ पर देख रहे हैं आप जो मिरर है, मिरर रखा हुआ है ना, आपका मिरर रखा है। तो मिरर के सामने यहाँ पर आपको प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ करनी है, प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ करनी है, उसी के ऊपर आपको ऑब्जेक्ट प्लेस कर देना है। ऑब्जेक्ट का जो एरो है ऊपर की तरफ लगाना है, और उसका जो बॉटम है, जो बॉटम फुट है, फुट आपको कहाँ टच करना है? उसके प्रिंसिपल एक्सिस पर फुट को टच कर देना है। तो इस तरह से आप ऑब्जेक्ट को प्लेस करना है, तो ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा, आप अच्छे से ड्रॉ कर पाएंगे। तो यही आपको इस तरह से ऑब्जेक्ट को प्लेस करना है। आप बात करते हैं रे डायग्राम कैसे आप कंस्ट्रक्ट करेंगे, इसको एक एक करके समझते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको इमेज अगर जो रे डायग्राम आपको कंस्ट्रक्ट करना है, रे डायग्राम आपको बनाना है, कंस्ट्रक्शन ऑफ द इमेज यूजिंग रे डायग्राम। तो इमेज आपको बनाना है किसकी हेल्प से? रे डायग्राम की हेल्प से। तो आपको रे डायग्राम बनाना आना चाहिए, किस तरह से आप रे डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, तो देखिएगा रे डायग्राम की हेल्प से आपको क्या करना है? कंस्ट्रक्शन करना है किसका? इमेज का। तो देखिएगा कि बहुत सारी जो नंबर ऑफ द रेज है, एक पॉइंट से बहुत सारी रेज आती हैं, बहुत सारी रेज ट्रैवल करती हैं, एक पॉइंट से बहुत सारी रेज करती हैं। लेकिन आपको अगर इमेज अगर आपको बनानी है, किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज ऑब्टेन करनी है, तो एटलीस्ट कम से कम आपको 2 इंसिडेंस रे आपको कंसीडर करनी है, उनको चूज करना है। ठीक है, क्या करना है? दो, आपको कोई भी दो, एटलीस्ट कम से कम 2 इंसिडेंस रे आपको कंसीडर करनी है, जिसकी हेल्प से आप इमेज फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि आप कौन सी जो रेज है उनको आप कंसीडर कर सकते हैं। तो बहुत सारी इसमें मैं बताऊंगा, तो 3-4 बताऊंगा, तो उनमें से आप कोई भी आप क्या कर सकते हैं? कंसीडर कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले बात करते हैं, अगर आपकी एक इंसिडेंस रे है पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर, अगर कोई रे आपकी सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है, देखिएगा ये सारे पॉइंट याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आपको इमेज कंस्ट्रक्ट करना है तो उसके लिए रे डायग्राम आपको बनाने पड़ेंगे। रे डायग्राम की हेल्प से अगर आपको ये सारी चीज़ें नहीं पता है तो आप नहीं ड्रॉ कर पाएंगे। तो देखिएगा कि क्या करना है, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पर आपको सेंटर ऑफ कर्वेचर से कोई इंसिडेंट रे अगर पास हो रही है, किसके थ्रू? सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू, तो वो आफ्टर रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्ट होने के बाद हमेशा उसी से सेम डायरेक्शन में वो क्या हो जाएगी? पास हो जाएगी। क्या होगी? उसी डायरेक्शन, रिफ्लेक्ट होने के बाद वो उसी पाथ के थ्रू, सेम पाथ के थ्रू, विदाउट कोई डेविएशन, कोई उसमें डेविएशन नहीं होगा, इसी तरह वो पास हो जाएगी। ये किसके केस में देख रहे हैं आप? कॉनकेव मिरर के केस में देख रहे हैं। बात करते हैं कि कॉन्वेक्स में क्या होता है? कॉन्वेक्स में क्या होगा? अपियर टू मूव अबाउट द सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर वो क्या सेंटर ऑफ कर्वेचर से लग रहा है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है, तभी भी वो रिफ्लेक्टेड बैक along द सेम पाथ विदाउट एनी डेविएशन। तो इस केस में भी वो क्या होगी? वो उसी सेम पाथ से वो क्या हो जाएगी? उसी सेम पाथ से वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। क्लियर है? तो दोनों ही केस में आप समझिएगा, ये कॉनकेव है और ये आपका कॉन्वेक्स है। अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो उसी डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में, अब उसके अपोजिट डायरेक्शन, सेम पाथ में विदाउट कोई डेविएशन हुए वो क्या हो जाएगी? रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो ये दोनों पॉइंट आप याद रखिएगा। चलिए बात करते हैं, अगर आपकी इंसिडेंट रे है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। अगर पैरेलल किसके? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, आफ्टर रिफ्लेक्शन वो किससे पास होगी? वो फोकल पॉइंट से, फोकस से पास होगी, फोकस ऑफ द मिरर से वो पास हो जाएगी। क्लियर है? ये किस केस में? कॉनकेव मिरर के केस में। अगर कॉन्वेक्स की बात करेंगे तो वो क्या है? अगर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस है तो क्या होगा? आफ्टर रिफ्लेक्शन अपियर टू कम्स फ्रॉम ए पॉइंट, किस पॉइंट से? फोकल पॉइंट से। वो ऐसा होगा कि फोकल पॉइंट से आ रही है। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट आपको याद रखने हैं। अगर जो इंसिडेंट रे अगर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस है तो हमेशा वो किससे पास होगी? फोकल पॉइंट से पास होगी। ठीक है, फोकल पॉइंट से पास होगी। दोनों ही केस में देखिए, ये कॉनकेव है और ये आपका कॉन्वेक्स है। कॉन्वेक्स में क्या होगा? अपियर टू कम फ्रॉम द फोकस पॉइंट या फोकस ऑफ द मिरर। फोकस ऑफ द मिरर से क्या होगी? वो पास होगी। ठीक है, अब बात करते हैं, देखिएगा नेक्स्ट पॉइंट की। चलिए बात करते हैं, ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं, इसका ये अपोजिट ही है, इसमें कोई अलग नहीं है। कि अभी आपने देखा था कि अगर पैरेलल जा रही है, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस है, तो फोकस से पास होगी। अगर लेकिन इंसिडेंट रे पास थ्रू द फोकस, अगर फोकस से पास हो रही है तो वो क्या हो जाएगी? पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। दोनों ही केस में हो जाएगी। कॉनकेव की बात करेंगे, कॉनकेव में भी किसके? पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी। और कॉन्वेक्स में बात करेंगे तो वो भी अगर फोकस से, अगर अपियर टू मूव इन द डायरेक्शन ऑफ द फोकस पॉइंट ऑफ द मिरर, अगर फोकस पॉइंट ऑफ द मिरर के
डायरेक्शन में अगर ऐसा लग रहा है कि उसी डायरेक्शन में जा रही है तो वो भी क्या होगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, आफ्टर रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ही जाएगी। क्लियर है? तो ये दोनों पॉइंट आप याद रखिएगा, अगर पैरेलल है किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के, तो फोकस से जाएगी, अगर फोकस से जा रही है तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी आफ्टर रिफ्लेक्शन। तो ये सारी चीजें। अब देखिएगा नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, क्या है कि ये रे ऑफ लाइट इंसिडेंट एट द पोल ऑफ द मिरर। अगर पोल पे इंसिडेंट हो रही है तो इस पॉइंट को आप याद रखिएगा कि पोल पे अगर इंसिडेंट हो रही है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन जो आपका एंगल है उसी एंगल से वो क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। क्या हो जाएगी, उसी एंगल से रिफ्लेक्ट हो जाएगी। क्लियर है? तो क्या है कि देखिएगा यहाँ पे मींस इंसिडेंस एंगल, जो आपका इंसिडेंस एंगल है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड, है ना, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन मींस एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों ही क्या होंगे, दोनों ही आपकी सेम होंगे। इस केस में भी, कॉनकेव में भी और कॉन्वेक्स में भी एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों ही सेम होंगे। ठीक है, दोनों ही इक्वल होंगे। तो ये आपके 4 पॉइंट्स हैं, ये आपके 4 के 4 पॉइंट याद रखने हैं। अगर आपको कंस्ट्रक्ट करना है कोई भी इमेज रे डायग्राम बना के, तो आप कोई भी 2 लाइन को चूज करिएगा, कोई भी 2 लाइन को कंसिडर करिएगा और आप ड्रॉ करना स्टार्ट कर दीजिएगा। ठीक है, आप ड्रॉ करना स्टार्ट कर दीजिए। चलिए बात करते हैं, देखिएगा कि अब बात करते हैं इमेज फॉर्म बाय कॉनकेव मिरर। किससे? इमेज फॉर्म बाय कॉनकेव मिरर। तो देखिएगा, अब जैसा मैंने बताया था आपको क्या करना है कि आपको 2 कोई भी रेज हैं, है ना, इंसिडेंस रे हैं, उनको आपको कंसिडर करना है और ड्रॉ करना स्टार्ट कर देना है। तो फर्स्ट जो केस है, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी। एक केस है कि फर्स्ट केस में क्या है कि ऑब्जेक्ट अगर आपका इन्फिनिटी पे बना हुआ है, इन्फिनिटी पे रखा हुआ है, ठीक है, तो अब ऑब्जेक्ट आपका रखा है, हमेशा आपको जो ऑब्जेक्ट है इस तरह से मान लेना कि ये भी ऑब्जेक्ट है ना। तो डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन पे आप देखेंगे रे डायग्राम। तो इसमें क्या है कि अगर आपका जो ऑब्जेक्ट है इन्फिनिटी पे रखा हुआ है, तो इन्फिनिटी पे रखा हुआ है तो इन्फिनिटी क्या बहुत ज़्यादा दूर है, वेरी फार अवे, तो बहुत दूर है कि माना कि 2 रेज है पैरेलल आ रही है ना, 2 रेज है पैरेलल, आपने कंसिडर कोई भी 2 रेज को आपने पैरेलल रेज को कंसिडर कर लिया। एक तो क्या है कि पोल पे इंसिडेंट हो रही है ना, एक पोल पे इंसिडेंट हो रही है और दूसरी आपकी क्या है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है। 2 आपने कोई भी 2 रेज को आपने कंसिडर किया, एक तो क्या है पोल पे इंसिडेंट हुई, तो पोल पे जैसे ही इंसिडेंट हुई, अब मैंने आपको क्या बताया था कि अगर जिस एंगल से वो एंगल ऑफ इंसिडेंस जितना है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी उतना ही रहेगा। मींस ये क्या है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन होता है, आपने पढ़ा होगा इसको भी। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो जितना एंगल आपका इंसिडेंस है वही आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्टिंग है। तो इस तरह से ये आपकी क्या है, ये पास हो जाएगी। अब नेक्स्ट देखिएगा, सेकंड देखिएगा कि सेकंड आपने क्या लिया, वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से, और दूसरी क्या है आपकी एट पोल पे इंसिडेंट हो रही है। तो दोनों ही जब आफ्टर रिफ्लेक्शन एक दूसरे को क्या करेंगी, इंटरसेक्ट करेंगी, जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे वो क्या होगा, पॉइंट ऑफ इमेज फॉर्मेशन। तो यहाँ पर आपकी इमेज फॉर्म हो जाएगी। आप देख रहे हैं कहाँ पर, आप इसको ड्रॉ करिएगा, सारे जो रेज हैं जो आपके रे डायग्राम है उनको आप ड्रॉ करिएगा, अपने आप से ड्रॉ करिएगा, देखने से कुछ नहीं होगा कि मैंने पढ़ा दिया आपने पढ़ लिया और रख दी कॉपी। इनको बार बार ड्रॉ करिएगा पेंसिल से, उसे अच्छे से शार्प करके और उसको अच्छे से आप ड्रॉ करिएगा, क्योंकि बनाना काफ़ी मुश्किल है। ये जो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये मिरर है, इसको आप आर्क से बनाइए, उससे बनाइएगा कि कंपास ले लीजिएगा, है ना, या कंपास या प्रोटेक्टर ले सकते हैं, किसी भी हेल्प से आप एक चीज़ से प्रैक्टिस करिए, कंपास लीजिएगा या फिर प्रोटेक्टर लीजिएगा। और जो बीच का पॉइंट है उसको बिल्कुल क्लियर रखिएगा, मिड पॉइंट जो आपका पोल है उसको क्लियर रखिएगा, क्योंकि जितना आप इनको साफ बनाएंगे, जितनी कोशिश करेंगे, जितनी प्रैक्टिस करेंगे, तभी आपकी क्लियर बनेंगे। एक बार में आप बिल्कुल नहीं बना सकते, इस बात को अपने दिमाग से निकाल दो कि आपने एक बार में अच्छे से बना लेंगे, साफ बना लेंगे, बिल्कुल नहीं हो सकता है। नंबर आपको अच्छे चाहिए, बढ़िया नंबर चाहिए, तो उसके लिए आपको इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। कंपास या प्रोटेक्टर से इसको बनाइएगा जो मिरर है। इसके बाद जो रेज है उसको पेंसिल साफ करके उसे अच्छे से बनाइएगा। चलिए अब देखिएगा 2 रेज आपने ली, तो आफ्टर इंटरसेक्शन किस पे जो इमेज आपकी कहाँ फाउंड हो रही है, बिलो द फोकल पॉइंट। ठीक है, फोकस, प्रिंसिपल फोकस के नीचे आपकी जो इमेज है वो फाउंड हो रही है, वहीं पे नीचे इंटरसेक्शन हो रहा है दोनों रिफ्लेक्टिंग रे का। ठीक है, रिफ्लेक्टेड रेज का कहाँ पर हो रहा है, बिलो द फोकल पॉइंट। ठीक है, अब बात करते हैं जो इसकी प्रॉपर्टीज है, इमेज की जो प्रॉपर्टीज हैं, जो नेचर है इमेज का, वो आपको याद रखना है कि इमेज कैसी फाउंड हो रही है। आपकी क्या है, एक तो आपकी रियल है, इमेज क्या है, रियल है, क्योंकि आपकी क्या सेम साइड ऑफ द मिरर है, फॉर्म हो रही है, इन्वर्टेड है और आपका हाईली डिमिनिश्ड है। हाईली डिमिनिश्ड का मतलब आपकी छोटी इमेज फॉर्म हो रही है, काफी छोटी इमेज है। इमेज कैसी है, आपकी छोटी है। अब देखिएगा इस चीज का आप ध्यान रखिएगा, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट कहाँ आएगा, टूवर्ड्स द मिरर आना स्टार्ट होगा, तो इमेज आपकी क्या होगी, मिरर से दूर जाना स्टार्ट होगी।
इस बात का आप ध्यान रखिएगा। ऑब्जेक्ट आपका मिरर की तरफ आएगा तो इमेज आपकी कहां फॉर्म होगी, अवे फ्रॉम द मिरर। तो अब देखिएगा कि जो प्रॉपर्टीज है, जो इमेज है कैसी फॉर्म होगी आपकी, रियल, इन्वर्टेड एंड स्लाइटली सॉरी हाईली डिमिनिश्ड फॉर्म होगी। अब इसके बाद देखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, व्हेन ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब आपका जो ऑब्जेक्ट है सेंटर ऑफ कर्वेचर की पॉइंट बियॉन्ड है, सेंटर ऑफ कर्वेचर के उस तरफ रखा हुआ है, तो इमेज आपकी कहां फॉर्म होगी, पहले फोकस पे थी, फोकस से थोड़ा इधर आ जाएगी। क्लियर है। तो अब आप ड्रॉ करिएगा इसको। तो दो आपने कोई भी जो रेज है उनको कंसीडर किया। एक तो क्या है, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस जा रही है, तो पैरेलल जाएगी, कहां से पास होगी, फोकस से पास होगी। और एक आपकी क्या जा रही है, फोकस से पास हो रही है, जो कि पैरेलल हो जाएगी आफ्टर रिफ्लेक्शन। तो जिस पॉइंट पर वो इंसिडेंट करेंगी, जिस पॉइंट पर वो इंटरसेक्ट करेंगे एक दूसरे को, वो हमारा क्या होगा, पॉइंट ऑफ इमेज फॉर्मेशन। तो यहां पर आपकी इमेज फॉर्म होगी, वो भी कहां पर होगी, किसके बीच में, ये जो आपकी रिफ्लेक्टिंग रेज है वो कहां पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी, बिटवीन द फोकस एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, दोनों के बीच में वो इंटरसेक्ट करेंगी। अब जो आपकी इमेज है वो उसकी प्रॉपर्टी क्या होगी, नेचर क्या होगा, एक तो रियल होगी, इन्वर्टेड होगी और डिमिनिश्ड होगी। अब वो इतनी छोटी नहीं है, हाईली आपको डिमिनिश्ड नहीं लिखना है, अब आपकी थोड़ी सी वो साइज में बड़ी हो जाएगी जब ऑब्जेक्ट को आप बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर प्लेस करेंगे। तो ये सब है। अब इसके बाद अब जो ऑब्जेक्ट है आपने कहां प्लेस कर दिया, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रख दिया। अब नेक्स्ट पॉइंट पे सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रख दिया। ये देखिए काफी इंपॉर्टेंट है ये वाली, ये जो अगर आपने एक बार में ड्रॉ कर लिया तो आपने बहुत बड़ा काम कर दिया। आप एक बार में फर्स्ट टाइम में इसको ड्रॉ कर ही नहीं सकते। आप अगर आपने कर दिया तो इसको कमेंट करिएगा कि हाँ सर मैंने एक बार में कर लिया और बिल्कुल सही बनाया। आप फर्स्ट टाइम में, पहली बार में इसको आप ड्रॉ कर ही नहीं सकते। ठीक है, काफी टाइम लगता है और ये काफी इंपॉर्टेंट भी है। अगर ऑब्जेक्ट आपने सेंटर ऑफ कर्वेचर पर आपने प्लेस कर दिया, थोड़ा सा इधर उधर जरूर बनेगा या फिर जो आपकी इमेज है थोड़ी सी छोटी बड़ी जरूर बनेगी, इतना पक्का है। तो आपने क्या किया, आप इसको ड्रॉ जरूर करिएगा। आपने ऑब्जेक्ट को कहां प्लेस कर दिया, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर। दो आपने रेज ली, कोई भी दो कंसीडर किया रेज को, एक तो आपकी क्या है, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस कंसीडर किया और दूसरी आपने पासिस थ्रू द फोकस। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो मीट करेंगे किस पर, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही मीट करेंगे। टू रेज जो दो आपकी रेज है रिफ्लेक्ट होने के बाद किस पर मीट करेंगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर। अब बात करते हैं जो इमेज आपकी कैसी फॉर्म होगी, रियल होगी, इन्वर्टेड होगी एंड सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो जो आपकी इमेज है उसकी प्रॉपर्टी कैसी बनेगी, क्या है नेचर उसका, रियल होगी, इन्वर्टेड होगी एंड सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। जो आपका ऑब्जेक्ट है उसी साइज की इमेज बनेगी। जब आप बनाएंगे तो एक बार में क्लियर नहीं बनेगा, इसको आप ध्यान रखिएगा। चलिए, इसलिए आपको क्या करना है, इसकी बार बार प्रैक्टिस करनी है। अब बात करते हैं, अब फिर से आपने थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया, ऑब्जेक्ट को और आगे लेके आ गए। अब आपने सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के दोनों के बीच में रख दिया लाके ऑब्जेक्ट को। दो लाइन जो इंसिडेंट रे है उसको आपने कंसीडर किया। एक तो क्या है, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस है, आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से आएगी, फोकस से वो पास हो जाएगी। एक आपने किया फोकस से पास हो रही है, आफ्टर रिफ्लेक्शन दोनों जब एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी, वो मीट करेंगे जिस पॉइंट पर, वो क्या होगा, बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड आपकी क्या होगी, इमेज फॉर्म होगी। अब जो इमेज होगी आपकी कैसी होगी, रियल होगी, इन्वर्टेड होगी एंड इनलार्ज आपकी कैसी रहेगी, अब बड़ी इमेज बनना फॉर्म हो जाएगी। क्यों, क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, जो ऑब्जेक्ट है उसको टूवर्ड्स द मिरर लेके आ रहे हैं। क्लियर है। तो अब आपकी इमेज थोड़ा दूर जाएगी और लार्ज होना स्टार्ट हो जाएगी। तो अब आपकी जो इमेज है कैसी बन रही है, इन लार्ज फॉर्म्ड होगी। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। देखिएगा क्या है कि व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट फोकस। अब आपने जो ऑब्जेक्ट है उसको कहां प्लेस कर दिया, फोकस पे प्लेस कर दिया। तो फोकस पे प्लेस किया आपने। अब आपने फोकस पे प्लेस किया तो क्या होगा कि अब दो कोई लाइन आप ड्रॉ करेंगे। एक तो आपने ड्रॉ की जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर जा रही है, तो सेम वो क्या होगी, सेम पाथ से रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। और सेकंड आपने क्या, एक और रे को कंसीडर किया जो कि फोकस से जा रही थी, सॉरी कहां से जा रही है, पैरेलल टू द, या पैरेलल ले लो या फिर फोकस से ले लो, कहीं से भी ले सकते हैं आप, दूसरी ले लीजिए। तो यहां पर आपने पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस जा रही थी, आफ्टर रिफ्लेक्शन वो कहां से हो जाएगी, वो पास होगी फोकस से होगी। अब क्या होगा, जो दोनों रेज हैं आफ्टर रिफ्लेक्शन, दोनों रे हैं वो पैरेलल होंगी। तो जब कोई भी रे अगर पैरेलल होती हैं तो हम लोग बोल देते हैं कि वो इन्फिनिटी पे जाके क्या होंगी, मीट करेंगी, इन्फिनिटी पे जाके मिलेंगी। तो जो इमेज आपकी फॉर्म्ड होगी वो कहां पर होगी, इमेज आपकी फॉर्म्ड होगी एट इन्फिनिटी। कहां पे, इन्फिनिटी पे इमेज फॉर्म्ड होगी। और वो कैसी रहेगी, एक तो रियल होगी, इन्वर्टेड एंड हाईली इनलार्ज इमेज फॉर्म्ड होगी एट इन्फिनिटी, जब आपने ऑब्जेक्ट को प्लेस किया एट फोकस। अब क्या हुआ, अब कोई और ऑप्शन बचा है, हाँ, अब ऑब्जेक्ट आप थोड़ा सा और आगे लेके जाएंगे, कहां प्लेस कर देंगे, बिटवीन द फोकस एंड
पोल, तो फोकस और पोल के बीच में आपने ऑब्जेक्ट को आपने प्लेस कर दिया। लास्ट ये है, ये आपका रे डायग्राम लास्ट है, जहां पर आपने कहां पर प्लेस कर दिया ऑब्जेक्ट को, फोकस एंड पोल के बीच में। तो इस केस में क्या होगा, आप जो आप दो कोई रे आप उठाएंगे, कोई दो रे को आप कंसिडर करेंगे। एक तो आपने क्या किया, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, जब पैरेलल होगा तो उसके बाद वो पास हो जाएगी किसके थ्रू, फोकस से पास होकर निकल जाएगी। एक आपने कंसिडर किया जो कि कहां से, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है, तो वापस वो इसी डायरेक्शन में बैक होकर चली जाएगी। अब आप देखिएगा कि ये यहाँ पर जो स्पेस है, जो इनके बीच की डिस्टेंस है, कंटिन्यूसली बढ़ रही है। तो अब आप एक चीज देखिएगा, जब कोई रे है एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, जब इंटरसेक्ट करने के बाद ट्रेवल करेंगे तो उनके बीच की डिस्टेंस बढ़ती चली जाएगी। अब लाइफ में कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, कोई भी रे है एक बार ही इंटरसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, फिर कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। तो ये इसकी डिस्टेंस क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। यहाँ पे भी आप देख रहे हैं इसकी डिस्टेंस क्या इंक्रीज हो रही है। तो इसका मतलब जो रेज है इन्होंने कहीं पीछे एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया होगा। तो क्या करेंगे कि अब जो रेज है इसको बिहाइंड द मिरर क्या करेंगे, एक्सटेंड कर देंगे। तो एक्सटेंड किया, इसको भी पैरेलल को एक्सटेंड किया, इसको भी एक्सटेंड कर दिया। तो यहाँ पर एक दूसरे को क्या करेंगे, ये अपियर टू मीट बिहाइंड द मिरर, क्या होगी, अपियर्स होंगी टू मीट बिहाइंड द मिरर। मिरर के पीछे ऐसा लगेगा कि भाई मिली है, तो वहां पर क्या होगी, इमेज फॉर्म हो जाएगी। ठीक है, तो इमेज का जो इमेज है आपकी कैसी रहेगी, नेचर क्या रहेगा इमेज का, आपका नेचर कैसा रहेगा, एक तो वर्चुअल होगा, क्यों, क्योंकि बिहाइंड द मिरर फॉर्म हो रही है। इरेक्ट होगी, इरेक्ट मैंने बताया था, जब आपकी वर्चुअल इमेज है तो वो कैसी होगी, इरेक्ट होगी। और इनलार्ज कैसी होगी, इनलार्ज भी होगी। ठीक है, अब चलिए बात करते हैं, ये भी आप ड्रॉ करिएगा, सारे इंपोर्टेंट रे डायग्राम आपके सारे इंपोर्टेंट है, सारे आप ड्रॉ करिएगा। चलिए आप बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। ये आपका ओवरव्यू दे रखा है, इनको आप पढ़ लीजिएगा एक बार, क्योंकि सारी वही चीज़ें दे रखी हैं जो मैंने अभी आपको बताई। आप अच्छे से पढ़ेंगे तो क्लियर हो जाएंगी। जब आपने इन्फिनिटी पे रखा, फोकस पे, एट फोकस पे इमेज फॉर्म हो रही है और उसकी नेचर क्या है। फिर बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, धीरे धीरे आप कहाँ पर आ गए, बिटवीन द फोकस एंड पोल पे आ गए, तो इमेज आपकी किस तरह से फॉर्म हो रही है। ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई, ये टेबल में बना दिया गया जिससे कि आप इनको रिपीट कर लो। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। देखिएगा, अब आपकी जो इमेज है, इमेज इज फॉर्म बाय द कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर आपने अभी देखा, कॉनकेव मिरर से जो आपकी इमेज फॉर्म हो रही थी किस तरह से हो रही है, अब कॉन्वेक्स मिरर से देखिएगा। तो देखिएगा, अब आपको क्या एक ऑब्जेक्ट है कंसिडर करना है, ए बी, जो कि प्लेस्ड है कहाँ पर, जो कॉन्वेक्स मिरर है उसके सामने प्लेस कर दिया गया। ठीक है, आपने यहाँ पर रख दिया है। अब कोई भी दो रेज आपको कंसिडर करना है। पहली आपने कंसिडर की पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगी, वो सेंटर ऑफ फोकस से पास होगी। अगर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस है तो फोकस से पास होगी, तो फोकस से पास होगी। एक और आपने कंसिडर किया जो कि क्या हो रही है कि आफ्टर रिफ्लेक्शन ऐसा अपेयर हो रहा है कि वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है। सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है तो रिफ्लेक्ट होने के बाद सेम डायरेक्शन में वो क्या हो जाएगी, सेम डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। क्लियर है। अब आप देखिएगा, नाउ टू रिफ्लेक्टेड रे अपेयर टू मीट बिहाइंड द मिरर। अभी देखिएगा, अब जब आप इनको एक्सटेंड करेंगे, बैकवर्ड एक्सटेंड करेंगे, यहाँ डॉटेड डॉटेड बना के देखेंगे, तो यहाँ पर आपकी इमेज जो इमेज है वो क्या होगी, फॉर्म्ड होगी। क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पर क्लियरली जो दो आपकी रिफ्लेक्टेड रे है वो क्या है, इनकी डिस्टेंस बढ़ रही है, तो आपस में क्या एक दूसरे को कहीं इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, है ना, दूर दूर जा रही हैं इस तरह से, तो कहीं इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। आप देख सकते हो इसको, एक तो यहाँ जा रही है और एक आपकी यहाँ जा रही है, तो कहीं एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। इसका मतलब ये पीछे कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट कर चुकी होंगी, तो एक्सटेंडेड बैक करेंगे, बैकवर्ड करेंगे, तो इस तरह से एक दूसरे को क्या होगा, टू रिफ्लेक्टेड रे अपियर टू मीट बिहाइंड द मिरर, तो मिरर के बिहाइंड ये क्या हो रही हैं, मीट हो रही हैं। तो आप थोड़ी देर के लिए आप पॉज करिएगा और अपने आप से देखिएगा, बना के जो पॉज करके देखिएगा एक बार कि जो इमेज है उसकी इमेज की आपकी क्या नेचर है। एक बार पॉज करिएगा, अपने आप इनको लिखिएगा, फिर मेरे से मैच करिए कि मैं क्या बोल रहा हूँ। तो कैसी फॉर्म होगी आपकी, क्या होगी, वर्चुअल होगी, इरेक्ट होगी, और आपकी कैसी बनेगी, आपकी डिमिनिश्ड बनेगी, और कहाँ पर, ये पोल और फोकस के बीच में बनेगी। तो ये आपकी क्या है, इमेज की आपकी नेचर है इमेज का। क्लियर है। अब आपको क्या याद रखना है कि जो कॉन्वेक्स मिरर है, आपका कॉन्वेक्स मिरर है, उसकी जो इमेज फॉर्म्ड होगी हमेशा कहां पर होगी, जो आपकी इमेज फॉर्म्ड होगी आपकी कैसी होगी, वर्चुअल होगी, इरेक्ट होगी, डिमिनिश्ड होगी, और फॉर्म्ड कहां पर होगी, आपका फोकस एंड पोल के बीच में, बिटवीन फोकस एंड पोल। क्लियर है। अब चलिए बात करते हैं यूजेज ऑफ स्फेरिकल मिरर। तो स्फेरिकल मिरर के यूज के बारे में देखते हैं।
पढ़ते हैं यूजेस क्या है। सबसे पहले बात करेंगे कॉनकेव मिरर की। तो कॉनकेव मिरर के बारे में देखिएगा। सबसे पहले क्या है कि कॉनकेव मिरर जो आपका यूज होता है कहां पर, इन द सोलर हीटर। किस में होता है, सोलर हीटर में होता है। ये क्या करता है, टू कंसंट्रेट सन, जो सन की रेज होती हैं उनको कंसंट्रेट करता है कहां पर, आपके टूवर्ड्स द फूड, जो आपका फूड है उस पर, इन द जो आपका कंटेनर में फूड है उस पर कंसंट्रेट करता है और इस तरह से वो आपका हीट होना स्टार्ट हो जाता है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। देखिएगा नेक्स्ट आपका जो यूज है वो क्या है कि यूज एज रिफ्लेक्टर, रिफ्लेक्टर की तरह यूज होता है। किसमें, हेडलाइट्स हो गए आपके ऑटोमोबाइल्स की जो हेडलाइट होती हैं उसमें रिफ्लेक्टर की तरह यूज होता है। सर्चिंग लाइट हो गया, या आपकी जो फ्लड लाइट हो गई है, टॉर्चेज में यूज होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं टॉर्च दे रखी है, फ्लड जो आपकी फ्लड लाइट दे रखी है। तो क्या है इसमें, अब सबसे पहले इसकी बात करेंगे फ्लड लाइट में। इसमें क्या होता है कि जो आपका बल्ब है, बल्ब को फोकस और पोल के बीच में प्लेस करते हैं। जब फोकस और पोल के बीच में प्लेस्ड होता है तो आपने देखा था पीछे कंडीशन कैसी होती है, तो वहां पर जो आपकी लाइट है, लाइट को क्या करता है, स्प्रेड करता है ओवर ए लार्ज एरिया, पूरे लार्ज एरिया में स्प्रेड कर देता है जब ये फोकस और पोल के बीच में प्लेस्ड होता है आपका बल्ब। लेकिन अगर बल्ब की बात की जाए, बल्ब आपका फोकस पे प्लेस्ड हो जाए, तो फोकस पे प्लेस्ड होता है, जैसे कि अगर बात करते हैं हेडलाइट, तो हेडलाइट के केस में आपका जो हेडलाइट है, आपकी हेडलाइट में क्या होता है, हेडलाइट या फिर टॉर्च की बात करेंगे तो इनमें क्या होता है कि जो बल्ब है आपका प्लेस्ड होता है कहां पर, फोकस पे। तो फोकस पे प्लेस्ड होता है तो पैरेलल लाइट, क्योंकि आपने देखा था जब फोकस से अगर कोई लाइट जाती है तो क्या होती है, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस हो जाती है, मींस इन्फिनिटी भी जाके मिलेगी, तो पैरेलल हो जाती है। तो पैरेलल ये पावरफुल बीम ऑफ द लाइट इज ऑब्टेंड, पैरेलल बीम ऑब्टेंड हो जाती है किस पे, जब बल्ब आपका फोकस पे होता है। वो किस केस में होता है, टॉर्च और हेडलाइट के केसेस में। ठीक है, हेडलाइट जो आपकी कार की हेडलाइट्स होती हैं उनमें फोकस पे प्लेस्ड किया जाता है बल्ब को। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। देखिए नेक्स्ट में क्या है, जो डेंटिस्ट यूज करते हैं, इसका जो कॉनकेव है, कॉनकेव लेंस को डेंटिस्ट यूज करते हैं, जैसे कि टूथ वगैरह हैं उनकी इमेज को, बड़ा इमेज देखने के लिए, लार्ज इमेज देखने के लिए, और साथ में माउथ के जो कुछ एरिया है उनको देखने के लिए। साथ में डॉक्टर्स भी यूज करते हैं। डॉक्टर किस में यूज करते हैं, ये करते हैं मैग्नीफाई, मीन्स फोकस लाइट, मीन्स किसी अगर स्मॉल कोई पार्ट है, इंटरनल पार्ट है, जैसे कि ईयर की बात करेंगे या नोज की बात करेंगे, तो उसको मैग्नीफाई इमेज बनाने के लिए, जो इंटरनल पार्ट है उसकी इमेज है, बड़ी सी इमेज देखने के लिए, तो उसका यूज़ करते हैं। कोई इंटरनल पार्ट्स देखने हैं ईयर के या फिर नोज के, उसमें यूज़ करते हैं। साथ में सेविंग मिरर की तरह यूज़ किए जाते हैं कॉनकेव, और साथ में एक टेलीस्कोप्स, रिफ्लेक्टर टेलीस्कोप्स में भी इनका यूज किया जाता है। ठीक है, चलिए बात करते हैं कॉन्वेक्स मिरर की। तो अब देखिएगा कॉन्वेक्स मिरर के बारे में क्या यूजेज है कॉन्वेक्स मिरर की। तो कॉन्वेक्स मिरर जो आपकी स्ट्रीट लाइट्स हैं उनमें रिफ्लेक्टर की तरह यूज होते हैं। ये आपकी कॉन्वेक्स मिरर, ये क्या करते हैं, ये दे कैन डाइवर्स रे ओवर ए लार्ज एरिया, ये पूरे लार्ज एरिया में डाइवर्स कर देते हैं रेज को। साथ में क्या है, अब बात करते हैं कि जैसा आपने देखा था कॉन्वेक्स मिरर हमेशा ऑलवेज इरेक्ट और डिमिनिश्ड इमेज फॉर्म करते हैं। तो इस वजह से जो आपके व्हीकल्स में आपने देखा होगा कि जो आपके रियर व्यूज मिरर होते हैं उनमें यूज किया जाता है इनका, एज ए जो आपके रियर व्यू मिरर है उस तरह से इनको यूज किया जाता है, जिससे कि जो पीछे का जो आपका पीछे का कोई व्हीकल्स है उनका पूरा वाइड व्यू आपको दिख सके। ठीक है, क्योंकि आपको इरेक्ट भी दिखेगा और डिमिनिश्ड, और साथ में जो इमेज आपकी डिमिनिश्ड दिखेगी। क्लियर है, तो पूरा का पूरा आप उसे देख सकते हैं। और साथ में विजिलेंस मिरर की तरह यूज किया जाता है इनको, जैसे कि डिपार्टमेंटल स्टोर्स वगैरह में या फिर मॉल वगैरह में या ऑफिस में, जैसे कि पूरा यहाँ पर आप क्लियरली उसको देख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें, ये आपकी यूजेस थे कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर के। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। देखिएगा अब बात करेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट। पहले अभी आप क्या पढ़ रहे थे, रिफ्लेक्शन। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट। तो रिफ्रैक्शन क्या है, आप यहाँ पर जो एक फिगर है इनको देखिएगा पहले ध्यान से। यहाँ पर क्या है, एक पेंसिल को इमर्स किया गया वाटर में, और एक यहाँ पर कॉइन को भी वाटर में इमर्स किया गया। ठीक है, कॉइन को, यहाँ पर पेंसिल को। तो आप देखिएगा कि जो आपकी पेंसिल है, पेंसिल आपकी बैंड दिखेगी, है ना, हल्का सा आप यहाँ पर देखेंगे तो आपकी बैंड नजर आएगी। इसकी जो टिप है, ये पॉइंट पे देख सकते हैं जहाँ पे एंटर हो रही है वहाँ पर आपको बैंड दिखेगी। कॉइन थोड़ी सी आपको रेस्ट दिखेगी, ऊपर की तरफ उठी हुई दिखेगी। तो ये सारे आपके क्या है, ऑप्टिकल इफेक्ट्स हैं ड्यू टू द बेंडिंग ऑफ द लाइट। क्या होता है, लाइट बेंड होती है, बेंड हो रही है व्हेन लाइट ट्रेवल फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू द अनदर ट्रांसपेरेंट मीडियम। जब एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में क्या करती है, ये ट्रेवल करती है लाइट,
तो डिफरेंट डेंसिटी की वजह से, उसकी जो डेंसिटी है, डेंसिटी की वजह से लाइट क्या हो जाती है, बेंड कर जाती है। अपना जो पाथ है, पाथ से वो क्या कर जाती है, बेंड कर जाती है। कहाँ पर, जो सेपरेशन है, मीन्स दोनों मीडियम का सेपरेशन है। आप देख रहे हैं ऊपर क्या एयर है, नीचे आपका क्या वाटर है। ऊपर देख रहे हैं ना एयर है, एयर मीडियम है, नीचे वाटर है। तो वहां से जो आपका जो सेपरेशन पॉइंट है, वहां से क्या हो जाती है, आपकी बैंड होना स्टार्ट हो जाती है। जो लाइट बैंड हो रही है, लाइट बैंड हो रही है, इस फेनामेना को, दिस फेनामेना ऑफ द बेंडिंग ऑफ द लाइट इज कॉल्ड द रिफ्रैक्शन। तो रिफ्रैक्शन आपको क्लियर हो गया होगा। रिफ्रैक्शन क्या है, कि लाइट का बैंड होना, है ना। लाइट की जो फेनामेना है, जो बैंड होने की फेनामेना, उसको क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन बोलते हैं। चलिए और भी चीजें से और भी देखते हैं, और बहुत सारी तो इसमें आपके टॉपिक्स हैं, इनसे आपको क्लियर हो जाएगा रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट। तो देखिएगा हाउ रिफ्रैक्शन अकर, तो किस तरह से जो रिफ्रैक्शन आपका अकर होता है। देखिएगा कि रीजन है, क्यों रिफ्रैक्शन अकर, बिकॉज लाइट आपकी ट्रैवल करती है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करती है। तो क्या है कि डिफरेंट जो उसकी स्पीड है, डिफरेंट डिफरेंट स्पीड हो जाती है। अगर एक मीडियम में कुछ स्पीड है, दूसरे मीडियम में कुछ और स्पीड हो जाती है। जैसे अगर लाइट की बात करें तो वैक्यूम में करते हैं, अगर हम वैक्यूम में करते हैं तो वैक्यूम में क्या होता है, आपकी वैक्यूम में कैसी रहती है, वैक्यूम में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड स्पीड रहती है। और साथ में प्रैक्टिकली पर्पज से देखा जाए तो एयर में भी इसकी कांस्टेंट मानी जाती है कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड ही है। और बहुत सारे जो यहाँ पर मीडियम दे रखे हैं उनमें आप चेक कर सकते हैं, जैसे कि वाटर में क्या 2.25 10⁸ मीटर पर सेकंड। और भी देख सकते हैं अल्कोहल हो गया, केरोसिन एंड गिलास। इसमें जो स्पीड ऑफ लाइट हर मीडियम में डिफरेंट डिफरेंट होती है। अब क्या है कि जिस मीडियम में जो लाइट आपकी ट्रैवल कर रही है, लाइट अगर फास्ट ट्रैवल कर रही है, जिस मीडियम में लाइट आपकी फास्टर ट्रैवल कर रही है, उसको बोला जाता है रेयर मीडियम। तो इनको आपको मीडियम को सारे जो मैं बता रहा हूं उनके नाम याद रखने हैं कि किसमें जब ये लाइट ट्रैवल करती है, फास्ट ट्रैवल करती है, फास्टर ट्रैवल करती है, किसमें, जिस मीडियम में ट्रैवल कर रही है उसको बोला जाता है ऑप्टिकल रेयर मीडियम। और जिसमें लाइट आपकी स्लो ट्रैवल कर रही है उसको बोला जाता है ऑप्टिकल डेंसर मीडियम। क्या बोला जाता है, ऑप्टिकल डेंसर मीडियम। चलिए बात करते हैं कुछ एग्जाम्पल की। देखिएगा अगर बात करते हैं एयर और वाटर की, तो एयर और वाटर में एयर आपका क्या है, अगर कंपेयर करेंगे एक दूसरे को, तो एयर क्या है, एयर आपका ऑप्टिकल रेयर मीडियम है, और वाटर आपका क्या है, ऑप्टिकल डेंसर मीडियम है। इसमें बात करते हैं जैसे कि अगर वाटर आपका गिलास है तो वाटर आपका क्या होगा, रेयर ऑप्टिकल मीडियम, मींस ऑप्टिकल रेयर मीडियम होगा। और अगर गिलास की बात करेंगे तो क्या होगा, ऑप्टिकल डेंसर मीडियम होगा। तो इस तरह से समझ सकते हैं क्या है कि क्या रीजन होता है, उसको समझिएगा। अब जो पॉइंट है ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आप देखिएगा। क्या है कि जब लाइट ट्रैवल करती है, जब लाइट ट्रैवल करती है, एंटर करती है किसी मान लो डेंसर मीडियम, ऑप्टिकल डेंसर मीडियम में एंटर कर रही है, तो क्या उसकी स्पीड स्लो हो जाएगी। स्पीड स्लो हो जाएगी, इसको कंपनसेट करने के लिए, स्पीड को कंपनसेट करने के लिए तो लाइट क्या करेगी, अपने पाथ को ऐसा चूज, जो पाथ है ऐसा चूज करेगी जो कि क्या हो, शॉर्टर पाथ हो, मीन्स जो रूट आपका क्या हो वो शॉर्टर हो, उसको वो चूज करेगी किसमें, डेंसर मीडियम में। तो अब इस चीज को और समझिएगा ध्यान से, क्या स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इक्वल टू क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। टाइम तो क्या है, कांस्टेंट है, टाइम आपका क्या है, कांस्टेंट है। तो अगर आपने स्पीड को क्या कर दिया, स्लो कर दिया, है ना, आपने स्पीड को स्लो कर दिया, क्योंकि डेंसर मीडियम में क्या होती है, स्पीड स्लो डाउन हो जाती है, स्लो हो जाती है, तो जो डिस्टेंस है वो भी क्या होगी, स्लो होगी। मीन्स जो पाथ है वो क्या डिस्टेंस ही तो है। तो जब लाइट अगर स्लो होगी तो जो इक्वेशन है उसको मेंटेन करने के लिए, अगर टाइम कांस्टेंट है आपका, तो क्या होगी, डिस्टेंस भी आपकी कम हो जाएगी। तो लाइट क्या करती है, स्पीड को कंपनसेट करने के लिए जो डिस्टेंस है, जो रूट है, उसको शॉर्टेड रूट चूज करती है। तो ये फेनोमेना है, आपको याद रखना है, इससे आप रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्लियर कर सकते हैं अच्छे से। चलिए बात करते हैं कुछ टर्म्स है, टर्म्स रिलेटेड टू रिफ्रैक्शन। कुछ टर्म्स हैं, इनके बिना आप जो रिफ्रैक्शन है उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे अच्छे से, तो इनको टर्म्स को भी आपको ध्यान रखना है। अगर कोई भी आप मीडियम बना रहे हैं तो उनमें आपको टर्म्स पता होने चाहिए, क्या क्या टर्म्स आते हैं। तो देखिएगा सबसे पहले आपको क्या करना है, ड्रॉ करना है कि एक्स वाई बाउंड्री है, क्या एक बाउंड्री है, बाउंड्री ऑफ द सेपरेशन ऑफ टू मीडियम। कोई भी अगर आप रिफ्रैक्शन, कोई भी आप फिगर ड्रॉ कर रहे हैं तो उसमें आपको सबसे पहले बाउंड्री तो बनानी है, क्योंकि बाउंड्री से आप क्लियर करेंगे, बाउंड्री से आप क्लियर करेंगे कि भाई दोनों जो मीडियम है, दोनों मीडियम है, ये सेपरेशन है, यहाँ सेपरेट हो रहे हैं। ऊपर आपका रेयर मीडियम है, या फिर जो एयर है, एयर क्या रेयर मीडियम है, और नीचे आपका वाटर है जो कि डेंसर मीडियम है। तो इस तरह से आप एक्स वाई इसको डिनोट कर सकते हैं। एक्स वाई क्या है, बाउंड्री ऑफ सेपरेशन ऑफ टू मीडियम, ठीक है। इसमें मीडियम क्या है, एयर एंड वाटर, तो एयर एंड वाटर है। अब देखिएगा कि जो इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट क्या है, इंसिडेंट रे आपकी क्या है, ए और ओ क्या है, ओ पॉइंट पर जहां पे ये क्या कर रही है, स्ट्राइक कर रही है। ओ पॉइंट पर, ओ पॉइंट आपका क्या है, जहां से आपकी जो रे है वो एंटर कर रही है, जो इंसिडेंट रे है
एंटर कर रही है। ठीक है, तो ओ क्या है, द पॉइंट ओ एट विच द इंसिडेंट रे एंटर द मीडियम सेकंड इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, इसको बोला जाता है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो आपको याद रखना ये क्या है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, जहां पर इंसिडेंट रे आपकी क्या कर रही है, एंटर कर रही है। क्लियर है। इसके बाद आपकी क्या, ओ बी क्या है, ओ बी आपकी आपकी रिफ्रैक्टेड रे है। ओ बी क्या है, रिफ्रैक्टेड रे है, जो कि रिप्रेजेंट की जा रही है ओ और बी से। ये पाथ है किसका, रिप्रेजेंट, जो आपका पाथ है रिफ्रैक्टेड रे का पाथ है। क्लियर है। अब देखिए क्यों ये बेंड हो रही है, आपने देखा कि रेयर से डेंसर में जा रही है, क्या हो गई, बेंड हो गई, इधर आ रही है। अब ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई, ये आपकी इंसिडेंट रे है, ये आपकी रिफ्रैक्टेड रे है, ये आपका पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, ये रेयर मीडियम हो गया, ये डेंसर मीडियम हो गया। चलिए बात करते हैं अब नॉर्मल। आपने क्या किया, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, जो कि कहां से निकल रहा है, आपका पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है। आपका जो आपका पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, वहां से आपका पॉइंट ऑफ इंसिडेंस क्या ओ है, उसके थ्रू पास हो रहा है, ये आपका क्या है, नॉर्मल है। क्या है, नॉर्मल है। अब देखिएगा इसमें कुछ एंगल है, ये आपका आई दे रखा, आई क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये आपका क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, बिटवीन द नॉर्मल एंड द इंसिडेंट रे। तो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल है आपका क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। इसके बाद बात करते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो रिफ्रैक्शन एंगल क्या है, बिटवीन द नॉर्मल एंड द रिफ्रैक्टेड रे। तो ये सारे जो टर्म्स है रिफ्रैक्शन के, आपको सारे याद रखने हैं, सारे पॉइंट्स आपको एक एक क्लियर करने हैं। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। देखिएगा कि क्या है, इफेक्ट ऑफ द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब इसके इफेक्ट्स देखिएगा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की, समझिएगा ध्यान से। अब आपने अगेन कंसीडर किया एक केस जो आपने पीछे लिया था, पेंसिल ली, पेंसिल को इमर्स कर दिया वाटर के अंदर। वाटर के अंदर क्या किया, इमर्स कर दिया आपने। अब इसकी टिप देखिएगा, जो आपकी टिप है, इसकी पेंसिल की टिप है, मान लो टिप के थ्रू कुछ रे ऑफ लाइट आ रही है ना, रे ऑफ लाइट आ रही है। अब इसमें देखा आपने, यहाँ नीचे अंदर वाटर है, ऊपर एयर है। जब रे यहाँ से ट्रेवल करेगी, डेंसर से रेयर में ट्रेवल करेगी, तो वो क्या हो जाएगी, बैंड होगी। क्लियर है, वो क्या होगी, बैंड होगी। और किधर की तरफ होगी, अबे फ्रॉम द नॉर्मल। ये आपका अगर आपने नॉर्मल ड्रॉ किया तो यहां से बैंड हो जाएगी, अबे नॉर्मल से दूर जाएगी थोड़ी सी। तो दूर जाने के बाद ये आपका पॉइंट है, कहां पे अपियर होगा, ये एड है, जो आपकी टिप है, जो पेंसिल की टिप है, ए डैश पे अपियर होगी। जो ऑब्जर्वर है यहां से अगर देखेगा तो उसको कहां पे दिखाई देगा, ए डैश पर दिखाई देगी। इसी तरह ए और बी के अंदर, यहां से लेकर यहां तक के अंदर, ए बी के अंदर जितनी पॉइंट्स हैं, सारे पॉइंट आपको कहां पे दिखाई देंगे, इस पे ए डैश और बी पे दिखाई देंगे। इसलिए जो पेंसिल आपकी किस तरह से अपेयर होगी, आपकी जो पेंसिल है ऐसा लगेगा कि भाई बैंड हो गई है, या फिर शॉर्ट है, शॉर्टर हो गई है। तो ये सारी चीजें इसको आपको दिखाई देगी जब आप टॉप से देखेंगे। तो ये सारी चीजें। अब इसके बाद कुछ और फेनोमेना है, जैसे कि अगर आपने कॉइन ले ली, तो कॉइन भी आपको कैसे दिखाई देगी, अपियर टू बी रेस्ट, ये भी थोड़ा सा ऊपर दिखाई देती है। बात करते हैं जैसे जो स्विमिंग पूल है आपका, उसमें अगर वाटर फिल्ड है तो वो भी आपको शैलोवर दिखाई देगा, मीन्स उभरा ऊपर की तरफ दिखाई देगा। तो ये सारे आपके फेनोमेना है जो कि इफेक्ट ऑफ रिफ्लेक्शन की वजह से आपको दिखाई देते हैं। अब बात करते हैं जो एटमॉस्फेयर है। एटमॉस्फेयर में आपने देखा बहुत सारी गैसेस हैं, है ना, बहुत सारी गैसेस है। तो क्या है, आपने देखा कि जो गैसेस हैं उनकी लेयर बनी हुई, बहुत सारी लेयर्स हैं। व्हेन द लाइट फ्रॉम एनी सोर्स पासिंग थ्रू द दिस लेयर, जो लेयर्स हैं एटमॉस्फेयर की, इनके थ्रू जब लाइट हमारी पास होती है तो इट अंडरगोज रिफ्रैक्शन। ये भी क्या होती है कि मैनी टाइम्स, कई बार ये रिफ्रैक्शन हो जाते हैं, रिफ्रैक्शन, लाइट के रिफ्रैक्शन होते रहते हैं। तो इस वजह से इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं, उनको समझ सकते हैं। जो इफेक्ट है वो आप क्लियरली देख सकते हैं, जैसे कि जो स्टार्स हैं आपको अपियर टू ट्विंकल्स, है ना, ट्विंकल ड्यू टू रिफ्रैक्शन। तो उनकी जो ट्विंकलिंग है आपको आप देख सकते हैं, क्यों रे, ड्यू टू द रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट। ठीक है, क्योंकि क्या है, लाइट कमिंग फ्रॉम देम, जब आपकी स्टार से लाइट आ रही होती है तो वो क्या होती है, रिफ्रैक्शन होता है उसका, क्योंकि जो एटमॉस्फेयर में गैसेस हैं, बहुत सारी लेयर बनी हो, उनसे उसका जो लाइट का रिफ्लेक्शन होता रहता है। और साथ में क्या है कि आपकी मिरेज फॉर्म होती है, मिरेज आपकी फॉर्म होती है हॉट, जो आपका डेजर्ट, सैंडी डेजर्ट रीजन होता है, वहाँ पर आपकी मिरेज फॉर्म होती है। ये भी किसकी वजह से, रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट की वजह से। और साथ में क्या है कि आप अगर सन को देखेंगे, सनलाइट है आपकी, सनलाइट है, रिफ्लेक्शन ऑफ द सनलाइट। जैसे कि आप सनराइज को देखते हैं तो एडवांस सनराइज आपको शो होता है, और साथ में डिले सनसेट आपको होता है। ये किस रीजन की वजह से आप पढ़ते चले जा रहे हैं इसको, क्लास 6 में आपने सुना होगा, ये किसकी वजह से होता है, रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट। इस फेनोमेना की वजह से ये आपकी एडवांस सनराइज एंड द डिले सनसेट होता है ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ द सनलाइट।
अब बात करते हैं, देखिएगा नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। अब बात करते हैं लास्ट के बारे में, बात करते हैं रिफ्रैक्शन के क्या लॉ होते हैं। तो जो रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट इज गवर्न बाय दी टू बेसिक लॉ, ये इसके दो बेसिक लॉ होते हैं, इनको आप देखिएगा। फर्स्ट लॉ क्या होता है, जो आपकी इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल एट द इंसिडेंट पॉइंट, आपका नॉर्मल हो गया, इंसिडेंट रे हो गई, और आपकी रिफ्लेक्टेड रे है, ये सारे आपके सेम प्लेन पर लाई करते हैं। कहाँ पर करते हैं, सेम प्लेन पर लाई। तो एक बार और सुनिएगा, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और आपका नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ये सारे कहाँ पर लाई करते हैं, आपके सेम प्लेन पे लाई करते हैं। और साथ में क्या कि एंगल ऑफ इंसिडेंट मींस साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट, जब आप साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का दोनों का रेशियो निकालेंगे, वो हमेशा कैसा रहता है, कांस्टेंट रहता है। कैसा रहता है, कांस्टेंट रहता है। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। चलिए, ये दोनों लॉज हैं, आपको याद रखने, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन और लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, क्या है, रिफ्रैक्शन की लॉ है। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। देखिएगा, जो आपने कांस्टेंट देखा है, ये क्या है, कांस्टेंट है। तो इसको आप याद रखिएगा, क्या है, कांस्टेंट। अब आगे बात करते हैं, ये जो आपका लॉ है, फर्स्ट इसको स्टेटेड बाय डच एक एस्ट्रोनॉमर थे। जब इन्होंने इसको पहली बार जो स्टेटमेंट है वो दिया था, तो ये इनका जो पूरा नाम था डब्ल्यू स्नेलियस। ठीक है, तो इन्होंने जो इसका स्टेटमेंट दिया था, स्टेट किया था, इसको बोला जाता है स्नेल्स लॉ, क्योंकि फर्स्ट टाइम इन्होंने इसको स्टेटमेंट दिया था, स्टेट किया था, इसलिए इसको बोला था स्नेल्स लॉ भी बोला जाता है। अब इसको देखिएगा, जो आपकी कांस्टेंट वैल्यू है, वो क्या है कि डिपेंड करती है, कांस्टेंट तो है, फिक्स तो है, लेकिन वो डिपेंड भी करती है किस पर, जो ट्रांसपेरेंट मीडियम है उनके नेचर पे भी डिपेंड करती है। जैसे कि अगर आप इसको और भी बोल सकते हो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इस कांस्टेंट को आप क्या बोल सकते हो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, इसको डिनोट करते हैं म्यू से। और ये कांस्टेंट आपकी जो वैल्यू है वो क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है, साथ में कोई भी इसकी यूनिट नहीं रहती, क्योंकि क्या है, रेशियो है। अगर आपको डिफाइन करना है, देन हाउ टू डिफाइन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, देन आप इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम is also defined as the ratio of the speed of the light in vacuum to the speed of the light in medium। तो इस तरह से इसको डिफाइन भी कर सकते हैं, क्या है, स्पीड ऑफ द, इट इज द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ द लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम। वो क्या आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम। तो आप इस तरह से इसको याद कर सकते हैं, ये फॉर्मूला है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे न्यूमेरिकल्स भी आ जाते हैं, तो आपको ये याद रखना है। चलिए बात करते हैं, सबसे पहले एक एग्जाम्पल समझते हैं। तो इसमें दे रखा है स्पीड ऑफ लाइट दे रखी वैक्यूम में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, और वाटर में दे रखी है 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो अब आपको फाइंड करना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द वाटर विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम। तो ये आपको फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे, देखिएगा, फॉर्मूला डायरेक्ट पुट कर देना आपको, क्या है कि स्पीड ऑफ द लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, आप डायरेक्ट पुट करके इसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। देखिए, मेरा जो आपको मीनिंग है बताने का, इसकी वैल्यू नहीं, जो कैलकुलेशन वो नहीं करवाना, आपको कॉन्सेप्ट बताना है किस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। देखिएगा, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वाटर की विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम कितनी आई है, 1.3 आई है। इसका मतलब क्या है, मीनिंग क्या है, इसका मतलब क्या है कि जो लाइट ट्रैवल कर रही है वैक्यूम में, जो ट्रैवल कर रही है, अगर हम वाटर से कंपेयर करेंगे तो 1.33 टाइम्स फास्टर ट्रैवल करेगी इन वैक्यूम एज कंपेयर टू वाटर। अगर वाटर से अगर कंपेयर करेंगे तो 1.33 टाइम्स फास्टर देन इन द वैक्यूम ट्रैवल करेगी लाइट। तो ये आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ये चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए। कुछ रूल्स हैं, उनको रूल्स को भी समझिएगा। रूल्स ऑफ रिफ्रैक्शन, जो रूल्स हैं, क्या रूल्स हैं रिफ्रैक्शन की, इनको मैं फिगर से आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले फर्स्ट फिगर की बात करेंगे, इसमें फिगर्स हैं। देखिएगा, पहला फिगर क्या है, इसको देखिएगा कि जब लाइट, कोई भी अगर लाइट है आपकी रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में ट्रैवल करती है, ठीक है, इंसिडेंट रे रेयर मीडियम से, मान लो ये इंसिडेंट रे आपके रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है, तो वो हमेशा कहाँ, जब डेंसर मीडियम में जाएगी तो कहाँ पर आएगी, टूवर्ड्स द नॉर्मल, हमेशा कैसी होगी, टूवर्ड्स द नॉर्मल। क्लियर है? तो क्या होगा कि जब रेयर से डेंसर मीडियम में आएगी तो कैसी बैंड होगी, वो टूवर्ड्स द नॉर्मल बैंड होगी। क्लियर? ये तो हो गया आपका फर्स्ट पॉइंट। आपका जो आपका रूल है, फर्स्ट रूल हो गया, जब अगर कोई भी लाइट ट्रेवल करती है फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम, वो हमेशा क्या होगी, बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल। या आप बोल सकते हैं कि इंसिडेंस, जो आपका इंसिडेंस एंगल है, एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा ग्रेटर होगा,
हमेशा क्या होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर होगा एज कंपेयर टू एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। क्लियर है? तो ये चीजें आपको क्लियर होना चाहिए, आपका फर्स्ट रूल है। सेकंड रूल की बात करेंगे, जब कोई लाइट ट्रेवल करती है फ्रॉम डेंसर टू रियर मीडियम, तो डेंसर मीडियम से रियर मीडियम में ट्रेवल करेगी तो क्या क्या होगा, अवे फ्रॉम द, वो बेंड होगी किधर की तरफ, अवे फ्रॉम द नॉर्मल क्या होगी, वो बेंड होगी। और साथ में क्या, अगर एंगल की बात करेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा, लेस, और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा, ग्रेटर होगा एज कंपेयर टू एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो ये सेकंड रूल है। अब बात करते हैं थर्ड रूल की। अगर कोई भी रे ऑफ लाइट है इंसिडेंट करती है, स्ट्राइक करती है सरफेस ऑफ द सेपरेशन, मान लो यहाँ पर सरफेस ऑफ द सेपरेशन स्ट्राइक कर रही है एट द राइट एंगल पर अगर स्ट्राइक कर रही है तो विदाउट कोई डेविएशन, कोई उसमें डेविएशन नहीं होगा। मींस अगर नॉर्मली उस पर क्या कर रही है, स्ट्राइक कर रही है, कोई डेविएशन नहीं होगा, वो स्ट्रेट लाइन में, स्ट्रेट पाथ में वो क्या हो जाएगी, ट्रैवल करना स्टार्ट कर जाएगी और ट्रैवल कर जाएगी। तो कोई भी डेविएशन उसमें नहीं होगा, ये स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर जाएगी अगर वो नॉर्मली स्ट्राइक कर रही है ऑन द, किस पर, जो सेपरेशन हो रहा है सेपरेशन पॉइंट पर, वहां पर अगर स्ट्राइक कर रही है। तो इस तरह से ये तीनों आपके जो रूल्स हैं आपको याद रखना है, सारे इंपॉर्टेंट्स हैं। और साथ में क्या, अगर आपको जो कंडीशन है रिवर्स अगर पाथ कर दिया जाए तो सारे ये आप ट्रेस कर सकते हो पाथ को। अगर जो कंडीशन रिवर्स कर दिया जाए, मीन्स अगर जो लाइट है इधर से ट्रेवल कर रही है, डेंसर टू रियर कर रही है, तो आप इस तरह से ट्रेस कर सकते हो। तो ये सारी चीजें सॉरी। अब इसके बाद देखिएगा, रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट थ्रू द पैरेलल साइडेड ग्लास स्लैब। अगर जो रिफ्रैक्शन है किसके थ्रू हो रहा है, अब देखिएगा ग्लास स्लैब के थ्रू हो रहा है, तो रिफ्रैक्शन इसको समझिएगा, ग्लास स्लैब के थ्रू हो रहा है तो क्या होता है उसमें, ये ग्लास स्लैब है, इसको मैं डायरेक्टली आपको बता दे रहा हूं, ये एक्टिविटी से आप समझ सकते हैं। और इसमें वेरीफाई भी होगा, क्या वेरीफाई होगा, लॉ ऑफ द रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट, रिफ्रैक्शन का जो लॉ है वो भी वेरीफाई हो जाएगा साथ में। तो देखिए इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले आपको कुछ जो मटेरियल है उनकी रिक्वायरमेंट होगी, आप इसको घर पे भी ड्रॉ कर सकते हैं। आपको ड्राइंग पेपर भी लेना है, एक ड्राइंग शीट, ड्राइंग एक बोर्ड लेना है, और आपको ग्लास स्लैब तो लेना ही है, साथ में पेंसिल, कुछ पिंस लेना है, रूलर एंड द प्रोटेक्टर भी आपको ले लेना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो आपने क्या लिया, ग्लास स्लैब लिया, उससे आपको क्या कर देना है, एक ड्राइंग जो आपका पेपर है उस पर क्या करना है, इस तरह से इसको ड्रॉ कर देना है। ठीक है, जो सीट है उस पर क्या कर देना, ड्रॉ कर देना है। क्या ड्रॉ करना है, जो आपकी स्लैब उसको बना देना इस तरह से। ठीक है, उसको नाम भी दे देना, कुछ जो बाउंड्री है आपको बाउंड्री बना देना है, और इस तरह से नाम देना है PQRS, इस तरह से नाम दे देना है। साथ में क्या करना है कि अब आपको क्या करना है, एक यहाँ पर नॉर्मल ड्रॉ करना है। आपने नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, नॉर्मल ड्रॉ करने के बाद प्रोटेक्टर से आपको एक लाइन ड्रॉ कर देनी है, यहाँ पर इसी पॉइंट पर, इस पॉइंट पर आपको क्या कर देना है, लाइन को ड्रॉ कर देना है। लाइन आपने ड्रॉ की, लाइन आपने जो ड्रॉ की, यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस आपको बनाना है कितना, 60 डिग्री लेके चलना है, 60 डिग्री एंगल ऑफ इंसिडेंस आपको क्या बना देना है, 60 डिग्री बना देना है। और यहाँ पर आपको दो कोई जो आपने पिन ली थी वहाँ पर प्लेस कर देना, क्या कर देना, दो पिन को प्लेस कर देना, और अप्रोक्स जो डिस्टेंस हो दोनों के बीच की लगभग 5 सेंटीमीटर की आपको रखना है। तो पिन को क्या कर दिया आपने, प्लेस कर दिया। अब इसके साथ जो स्लैब है, स्लैब को रखा, और इस साइड से आप देखिएगा, जब देखेंगे तो कोई आपको दो पिन्स और लेनी है, उनको भी प्लेस करना है। मीन्स इस तरह से प्लेस करना है, जो आपकी 4 की 4 पिन्स है वो आपको ऐसे लगने चाहिए कि स्ट्रेट लाइन में आपको प्लेस कर देना है। किसके थ्रू देख रहे हैं आप, ग्लास स्लैब के थ्रू देख रहे हैं। तो जैसे ही आपने वहाँ पर पिन लगा दिए, पिन को प्लेस कर दिया, वहाँ पर आपको सर्किल कर देना है। अब आपको क्या कर देना है, हटा देना है। तो जो आपकी स्लैब उसको हटाएंगे तो आपको इस तरह से दिखेगा। आपने दोनों पिन को यहाँ पर लगाया, अब इसको लाइन को ड्रॉ कर दीजिए। लाइन को ड्रॉ करेंगे, यहाँ पर एक नॉर्मल बनाइएगा। तो नॉर्मल बनाने के बाद जो आपका पॉइंट हुआ जहाँ पर आपने ज्वाइन किए हैं, वहाँ से आप इनको मैच कर दीजिएगा। तो इस तरह से जो आपका पूरा फिगर है वो कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद कुछ और आपको ड्रॉ करना है कि एंगल ऑफ पे आपका इमरजेंट हो गया, और यहाँ पर जो आपकी इंसिडेंट रे थी उसको आपको एक्सटेंड कर देना, आगे तक बढ़ाते चले जाना है। तो इस तरह से जो आप पूरा का पूरा ये इस तरह से फिगर ड्रॉ कर सकते हैं। अब ड्रॉ हो गया, अब कुछ इसमें नाम है उनको भी देखिए। ये क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये क्या है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये आपका एंगल ऑफ इमरजेंट, और ये जो डिस्टेंस है इस तरह से डी आप देख सकते हैं। अब सारी चीजें एक एक चीज आपने प्लेस कर दी, नॉर्मल भी आपने बना दिया, हर चीज आपने यहाँ पर ड्रॉ कर दिया। अब इसके बाद जो ऑब्जर्वेशंस हैं उनको देखिएगा, क्या क्या ऑब्जर्वेशंस हैं उनको समझिएगा। सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट जो ऑब्जर्वेशंस है, आपको क्या करना है, इंसिडेंस रे है और जो नॉर्मल है आपका और रिफ्रैक्टेड रे है,
अब आप देख रहे हैं सारे क्या है, सेम सीट पर है, पेपर जो सीट है आपकी एक ही सीट पर है, मीन्स क्या है, वो सेम प्लेन पर है। तो फर्स्ट लॉ आपका क्या हो गया, वेरीफाइड हो गया। फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। अब इसको साथ में क्या करना है, आपने जो एक्सपेरिमेंट है डिफरेंट डिफरेंट एंगल पे करना है, ऐसा नहीं एक पे ही आपने किया और छोड़ दिया, आपको डिफरेंट डिफरेंट एंगल पे करना है। और इस तरह से आपको जो रेशियो है साइन साइन इंसिडेंस का, इंसिडेंस और जो एंगल निकालना है, और जो साइन है इंसिडेंस ऑफ एंगल का भी, और आपका रिफ्रैक्टिव एंगल का भी, दोनों का निकालना है रेशियो। तो सेकंड में आप क्या करेंगे, जो साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस है टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इनका जो रेशियो निकालेंगे डिफरेंट डिफरेंट एंगल पे, तो अब वहां पर आप देखेंगे जो वैल्यू आएगी आपकी, जो वैल्यू होगी वो भी क्या होगी, कांस्टेंट होगी। क्या होगी, कांस्टेंट होगी। कांस्टेंट वैल्यू होगी, इससे आप बता सकते हैं कि स्नेल्स लॉ आपका वेरीफाइड हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से ये आप कर सकते हैं। अब इसके बाद देखिएगा जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है और एंगल ऑफ इमरजेंट है, एंगल ऑफ इमरजेंस या एंगल ऑफ इंसिडेंस है, वो सारे दोनों हमारे क्या होंगे, एंगल आपके इक्वल होंगे। ऑलवेज कैसे रहेंगे, इक्वल रहेंगे। इसलिए आप बोल सकते हो कि इमरजेंट रे ऑलवेज इज ऑलवेज पैरेलल टू द इंसिडेंट रे। इसलिए जो आपकी रेज है वो क्या होंगी, आपकी जो रेज है पैरेलल होंगी हमेशा। अब देखिएगा कि जो इमरजेंट रे आपकी शिफ्ट हो जाएगी फ्रॉम द पाथ ऑफ द इंसिडेंट रे। आपने देखा था, यहां से देख रहे हैं कि इंसिडेंट रे आपकी कौन सी है, ये वाली है, यहां पर आ रही है, और आपकी इमरजेंट रे। तो वो क्या है कि इमरजेंट रे आपकी इंसिडेंट रे से क्या हो जाएगी, शिफ्ट हो जाएगी। शिफ्ट हो जाएगी, तो आप देख रहे हैं शिफ्ट हो गई। अब शिफ्ट होने के बाद जो इमरजेंट रे है पैरेलल है, ठीक है, शिफ्ट हो गई। अब जो इनके बीच की जो डिस्टेंस है, जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, इमरजेंट रे एंड द इंसिडेंट रे के बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है आपने देखा था, उसको बोलते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलेंगे, लेटरल डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है। अब देखिएगा, तो अगर आपको ये डिफाइन करना है कि लेटरल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, तो ये क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द इमरजेंट रे एंड द इंसिडेंट रे। ठीक है, इसके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, देखिएगा। अब बात करते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट थ्रू प्रिज्म। प्रिज्म के थ्रू जो रिफ्रैक्शन हो रहा है उसको समझते हैं। तो इसको भी फिगर देखिएगा, इसका जो फिगर है उसको समझिएगा। सबसे पहले ये रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन, इसका जो प्रिज्म का क्रॉस सेक्शन क्या है, रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन है। अब इसमें देखिएगा जब टू फेसेस, जो आपके रेक्टेंगुलर फेसेस हैं, आपस में क्या कर रहे हैं, जो एडजेसेंट फेस है वहां पर एक एंगल बनेगा। यहां पर आप देख सकते हैं ये आपका जो सरफेस है, एडजेसेंट टू सरफेस है, जहां पर ये मीट कर रहे हैं वहां पर एक एंगल बनेगा। इस एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म। क्या है, एंगल ऑफ प्रिज्म। ये आपका एंगल ऑफ प्रिज्म है। अब इसमें और भी चीजें देखिएगा, जो एक्स और वाई है, जो एक्स और वाई है, वाई यहां पर देख रहे हैं, ये जो फेस पर देख रहे हैं आप, एक पॉइंट है, तो फर्स्ट फेस पर है। आप देख सकते हैं एक्स वाई क्या है, आपका इंसिडेंस रे, आपकी क्या इंसिडेंट रे है। और यहां पर देख रहे हैं वाई जेड, आपकी वाई और जेड वो क्या है, आपकी रिफ्रैक्टेड रे है। इसके बाद जेड और आर, ये आपकी क्या इमरजेंट रे है। आप आई को देख सकते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये आपका R1 है, यहाँ पर R1 दिख रहा है, इसको आप देखिएगा ध्यान से, ये आपका R1 है। तो R1 क्या है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एट द फर्स्ट फेज। और इसके बाद R2 क्या है, R2 क्या है, एंगल ऑफ आपका, अब यहाँ पर R2 देखिए, R2 क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस है, एंगल ऑफ इंसिडेंस है एट सेकंड फेज। और इसके बाद E देखिएगा, E क्या है आपका, एंगल ऑफ इमरजेंट, एंगल क्या है, एंगल ऑफ इमरजेंस। और साथ में क्या है, अब इसको जो इंसिडेंस रे है इसको आप एक्सटेंड कर देंगे आगे, और इमरजेंट रे को एक्सटेंड कर देंगे, तो यहाँ पर एक एंगल बना दिख रहा है आपको डी, इस तरह दिख रहा है, दिख रहा है, ये डी दिख रहा है। जब आप इसको एक्सटेंड कर देंगे इंसिडेंट रे को और इमरजेंट रे को, तो डी आपका एंगल बन रहा है, इसको बोलेंगे एंगल ऑफ डेविएशन। क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ डेविएशन। और मैंने ये आपको बताया था, ये क्या है, एंगल ऑफ प्रिज्म, ये प्रिज्म का एंगल है। और अब आपने नॉर्मल भी ड्रॉ कर दिए, यहाँ पर एक नॉर्मल है एन और एन डैश N1 है ना, और यहाँ पर N3 और N2 ये आपके क्या है, नॉर्मल्स हैं। ये सारे पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है। अब देखिएगा जो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है थ्रू प्रिज्म, इसको एक्टिविटी के थ्रू समझते हैं अच्छे से। एक्टिविटी क्या है कि आपको क्या करना है, टू स्टडी द रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट थ्रू प्रिज्म। ये आपको स्टडी करनी है। आपको क्या क्या लेना है, एक आपको ड्राइंग शीट ले लेनी है, और ड्राइंग बोर्ड लेना है आपको, और साथ में ग्लास प्रिज्म लेना है, पेंसिल लेना है। ये जो एक्सपेरिमेंट आप अपने घर पे भी कर सकते हैं। आप करेंगे तो आपको बहुत सारी हेल्प मिलेगी, चीज़ें क्लियर होंगी, समझ में आएंगी। रूलर और प्रोट्रैक्टर लेना है। इसमें क्या करना है, आपको जो ड्राइंग बोर्ड है उस पर क्या करना है, उस पर सीट को फिक्स करके सीट पे आपको क्या कर देना है, यहाँ पर प्रिज्म रख के इसकी बाउंड्री को, जो बाउंड्री है उनको मार्क कर देना। इस तरह से ये बाउंड्री है ना, इस तरह से ये बना देना। तो ये क्या बन जाएगा, ये आपका PQR, इस तरह से
जो प्रिज्म है वो आप ड्रॉ कर देंगे। अब इसके बाद देखिएगा क्या किया आपने कि एक लाइन ड्रॉ की, इस तरह से एक लाइन ड्रॉ की, एक यहाँ पर नॉर्मल बनाया, उस पर एक आपने लाइन ड्रॉ कर दी। ये क्या है, आपकी इंसिडेंट आपकी रे हो जाएगी। ठीक है, वहाँ पर आपने दो पिन है, पिन को आपने प्लेस्ड कर दिया, P1 और P2 पिन आपने प्लेस्ड कर दी। इसके बाद जब दूसरी साइड से जैसे आप प्रिज्म को रखेंगे, दूसरी साइड से देखेंगे, तो आपको क्या करना है, दो पिन को और प्लेस्ड करना है। वो भी किस डायरेक्शन में, वो भी क्या होनी चाहिए, स्ट्रेट लाइन में होनी चाहिए। जो P1 और P2 है, इसके बिल्कुल चारों की चारों जो पिन है बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में वो होना चाहिए। किस में होना चाहिए, स्ट्रेट लाइन में होना चाहिए। P1, P2, P3 एंड P4। तो यहाँ से जब आप देखेंगे तो स्ट्रेट लाइन में अपीयर टू बी स्ट्रेट, आपको बिल्कुल स्ट्रेट में वो दिखाई देंगे, एक स्ट्रेट लाइन में दिखाई देंगी, जिससे कि आप उनको प्लेस्ट कर देंगे। जैसे आप प्रिज्म को हटाएंगे तो आपको क्या दिखेगा, प्रिज्म को आप जैसे हटाएंगे तो आप इस तरह से फिर आपको क्या कर देना, जो यहाँ पर आपने प्लेस्ट किया था उससे आपको एक लाइन ड्रॉ कर देनी, यहाँ पे एक नॉर्मल बना देना इस तरह से। और जो पॉइंट था, जिस फेस पर ए पॉइंट, सेकंड फेस पर ए पॉइंट मिला था इस लाइन का, वहां से आपको फर्स्ट फेस वाली लाइन को ज्वाइन कर देना है। तो आपकी ये क्या हो जाएगी, ये तो इंसिडेंट रे थी, ये आपकी इंसिडेंट रे थी, ये आपकी रिफ्रैक्टेड रे हो गई, ये आपकी इमरजेंट रे हो गई। तो इस तरह से जो रेज हैं सारी बन जाएंगी। अब आपको इंसिडेंस एंगल भी शो करना है और रिफ्रैक्टिव जो आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस आपने शो कर दिया। इसके बाद एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आपने शो कर दिया, ठीक है, और एंगल ऑफ इमरजेंट भी आपने शो कर दिया, और डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन भी बना दोगे, और ये जो प्रिज्म का एंगल है वो भी सारे आपको क्लियर कर देना है। तो इस लाइन को जैसे इंसिडेंट रे है इसको आप एक्सटेंड कर देंगे और रिफ्रैक्टिव रे को एक्सटेंड करेंगे तो एंगल आपका एंगल ऑफ डेविएशन मिल जाएगा। तो ये सारी चीज़ें ड्रॉ करने के बाद आपको क्या करना है, अब आप देखेंगे क्या करना है, आपको एंगल ऑफ इंसिडेंस, जो आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस है उसको मेजर करना है, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन को एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन तो आपको क्या मेजर करना है, एंगल ऑफ इमरजेंट मेजर करना है। मेजर तो सब करने हैं, लेकिन सबसे पहले आप क्या करिए, एंगल ऑफ इंसिडेंस मेजर करिए, एंगल ऑफ इमरजेंट मेजर करिए। तो एंगल ऑफ इमरजेंस आपने मेजर किया, एंगल ऑफ इंसिडेंस मेजर किया, दोनों का जब आप सम निकालेंगे वो सम आपका किसके इक्वल होगा, हमेशा एंगल ऑफ प्रिज्म एंड द एंगल ऑफ डेविएशन के इक्वल होगा। तो ये जो ऑब्जर्वेशन है आपको, ये जब आप क्लियर पूरा 100% सही बनाएंगे तो पूरी जो वैल्यू है आपकी क्लियर आएंगे। मीन्स क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ इमरजेंस दोनों का सम इक्वल होगा किसके, एंगल ऑफ प्रिज्म एंड द एंगल ऑफ डेविएशन के इक्वल होगा, दोनों के सम के इक्वल होगा। तो जब आप इसको ऑब्जर्वेशन को अपने आप बनाएंगे, ड्रॉ करेंगे और देखेंगे तो आपको क्लियर समझ में आएगा कि हाँ मेरी एक्यूरेसी कितनी है। तो आपको ये ड्रॉ करना है, ये प्रैक्टिस आप करिए, अपने घर पे करिए और ड्रॉ करने की कोशिश कीजिएगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। देखिएगा ये लास्ट टॉपिक आपका डिस्पर्जन ऑफ द वाइट लाइट बाय प्रिज्म, ये आपका लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। तो इसको ध्यान समझिएगा कि डिस्पर्जन क्या है। जैसे अगर आपकी रे ऑफ लाइट इंसिडेंट करती है किसी प्रिज्म पर तो वो क्या होगा, ये बीम ऑफ वाइट लाइट आपकी क्या हो जाएगी, स्प्लिट आउट हो जाएगी। किसमें, स्प्लिट आउट हो जाएगी इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स, कलर्स में स्प्लिट आउट हो जाएगी। अब जो स्प्लिट हो रहा है, जो कलर्स में स्प्लिट हो रहा है लाइट का, तो इस फेनोमेना का बोला जाता है डिस्पर्जन। मींस द फेनोमेना ऑफ द स्प्लिटिंग ऑफ द व्हाइट लाइट इनटू इट्स कंस्टिट्यूएंट कलर, इसके कलर में स्प्लिट आउट हो जाना व्हाइट लाइट का, वो होता है डिस्पर्जन। इसको हम क्या बोलते हैं, इस फेनोमेना को डिस्पर्जन बोला जाता है। ठीक है, ये फर्स्ट जो स्टडी किया था इनका सर है सर आइजैक न्यूटन, ये मेरे भी सर हैं, है ना, ये सबके सर हैं, ये काफ़ी ब्रिलियंट इंसान थे। तो इनको सर कह के आप बुलाए, जो भी आप जब भी नाम लिया करिए तो आप सर आइजैक न्यूटन बोला करिए, सर आइजैक न्यूटन। तो आइजैक न्यूटन 1666 में इन्होंने स्टडी किया था। इन्होंने किया था जब वाइट लाइट को अगर हम क्या करते हैं, ये वाइट लाइट कंसिस्ट होती है, इन्होंने स्टडी किया था प्रिज्म के थ्रू स्टडी किया था। जब प्रिज्म पे वाइट लाइट एक स्ट्राइक करती है तो वो क्या हो जाती है, स्प्लिट आउट हो जाती है 7 कलर में। किसमें, 7 कलर में स्प्लिट आउट हो जाती है। इसके साथ साथ जो 7 कलर का बैंड है, बैंड ऑफ द 7 कलर कंपोनेंट्स, जो 7 कलर कंपोनेंट्स है वाइट लाइट का, कैन बी ऑप्टेन ऑन स्क्रीन, इसको स्क्रीन पे भी ऑप्टेन किया जा सकता है। और ये हमेशा एक फिक्स ऑर्डर में ऑप्टेन होता है। किसमें, एक फिक्स ऑर्डर में मिलता है। क्या ऑर्डर रहता है, इसको बोलते हैं विबग्योर। विबग्योर सबसे पहले क्या है, वायलेट, इंडिगो ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड, ये सारे जो कलर हैं, ये बैंड ऑफ द 7 कलर इज कॉल्ड द स्पेक्ट्रम। इसको क्या बोला जाता है, स्पेक्ट्रम बोला जाता है। बैंड ऑफ द 7 कलर्स इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम। तो चलिए और बात करते हैं डिस्पर्जन ऑफ लाइट। तो देखिएगा सबसे पहले एक एक्टिविटी और दे रखी इसमें, जो कि शो करेगा डिस्पर्जन ऑफ लाइट थ्रू द प्रिज्म। इसको भी आप कर सकते हैं घर पे। आपको क्या करना है, एक प्रिज्म लेना है,
एक गिलास प्रिज्म लेना है, एक कार्डबोर्ड शीट लेना है और एक आपको ड्राइंग शीट लेना है। तो कार्डबोर्ड शीट में जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं, कार्डबोर्ड शीट में एक स्लिट बना देना, एक छोटा सा होल बनाइएगा जिससे कि विंडो के सामने रखिएगा इसको। कार्डबोर्ड जो शीट है विंडो के सामने रखिएगा जिससे कि जो सनलाइट है उससे एक बीम ऑफ लाइट इससे आना स्टार्ट हो जाए, है ना, एक रे टाइप में आना स्टार्ट हो जाए। किससे? जो होल आपने बनाया, जो स्लिट आपने बनाई है कार्डबोर्ड में। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसमें भी मान लो यहाँ पर आपने कार्डबोर्ड रख दिया तो एक जो रे आ रही है, एक थिन बीम ऑफ सनलाइट आ रही है, वो भी स्ट्राइक करेगी किस पर? इस पे जो फेस है, जो सरफेस है प्रिज्म के सरफेस पे स्ट्राइक करेगी एक सर्टेन एंगल पर। तो क्या होगा, ये स्प्लिट आउट हो जाएगी। यहाँ पर आपको क्या लगा देना है, ड्राइंग शीट, जो आपकी ड्राइंग शीट है वो लगा देना है, जो एक स्क्रीन का वर्क करेगी। तो यहाँ पर जो कलर है आपके, इस तरह से जो लाइट है वो स्प्लिट आउट हो जाएगी, आप इसको क्लियरली देख सकते हैं। ठीक है, तो आपको क्या दिखेगा, लाइट थी वो स्प्लिट्स हो गई है इनटू द कंस्टिट्यूएंट कलर। तो व्हाइट लाइट आपकी क्या हो जाएगी, आपको सारे कलर उनको देख सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं कि रीजन व्हाई डज डिस्पर्जन अकर, कि क्या रीजन है कि डिस्पर्जन हमारा होता है। देखिएगा ध्यान से कि क्या रीजन है। डिस्पर्जन की बात करें, देखिए कि डिस्पर्जन ऑफ द लाइट अकर बिकॉज, अब क्या है कि जो रिफ्रैक्शन आपने देखा था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपने क्या देखा था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखा था। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, आप कोई भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट कलर के लिए डिफरेंट होता है। डिफरेंट डिफरेंट कलर के लिए जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो डिफरेंट रहता है। मीन्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम विद रिस्पेक्ट टू अदर मीडियम इज डिफरेंट फॉर द डिफरेंट कलर। मीन्स डिफरेंट डिफरेंट कलर के लिए डिफरेंट डिफरेंट होता है। अगर हम रेड की बात करेंगे तो रेड क्या होता है, लीस्ट रेड कलर का जो डेविएशन होता है, जो बैंड होता है रेड कलर, वो क्या होता है, लीस्ट कम डेविएट होता है एज कम्पेयर टू। अगर हम वॉयलेट की बात करें तो वॉयलेट क्या होता है, मोस्ट डेविएट होता है। क्या होता है, बहुत ज़्यादा डेविएट होता है। तो इस तरह से आप देख सकते हो जो वॉयलेट कलर है वो क्या होता है, जो स्पेक्ट्रम उसमें नीचे रहता है, यहाँ पर बॉटम पे, और रेड कलर कहाँ पर, टॉप पर रहता है, ऊपर है। यहाँ पर देख सकते हैं, क्योंकि आप परपेंडिकुलर यहाँ पर ड्रॉ करेंगे तो देख सकते हैं कि रेड आपका क्या है, लेस आपका लीस्ट बैंड हुआ है, और जो आपका वॉयलेट है वो क्या है, मोर आपका बैंड हुआ है। तो क्या है कि इसमें देख सकते हैं आप कि अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे कि अगर आपने दो प्रिज्म को एक साथ आपने रख दिया, मीन्स एक फेस दूसरे फेस के सामने इस तरह से पैरेलल, दोनों प्रिज्म को पैरेलल रख दिया, तो अगर एक बीम ऑफ लाइट यहाँ से स्ट्राइक हो रही है, इस पर एक फेस पर स्ट्राइक हो रही है, तो वो क्या, जब यहाँ से निकलेगी तो स्प्लिट आउट हो जाएगी। इसके बाद जो स्प्लिट लाइट हो रही है वो दूसरे वाले प्रिज्म से स्ट्राइक होगी, फिर अगेन आपका क्या होगा, जो लाइट है, जो वाइट लाइट है आपकी, इमर्ज आउट होगी। किस तरह से, आपकी जो लाइट की कंपोनेंट्स है, मीन्स जो ऑल 7 जो कंपोनेंट्स है आपकी लाइट की, वो क्या हो जाएंगे, रीयूनाइट हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी, रीयूनाइट। मीन्स एक जो वाइट लाइट है उसमें दोबारा से कन्वर्ट हो जाएंगी। इसका मतलब क्या है कि जब आप प्रिज्म को अपोजिट फेस के थ्रू इस तरह से रखेंगे, पैरेलल रखेंगे, तो एक गिलास स्लैब की तरह वर्क करेंगे। तो इस फेनोमेना को भी आपको याद रखना है, जब उनको बाई फेस एडजेसेंट फेस पैरेलल रखेंगे तो वो एक गिलास स्लैब की तरह वर्क करेंगे, ठीक है, बिहेव करेंगे। तो ये तो था इसके बारे में। अब चलिए बात करते हैं लास्ट, ये रेनबो है, उसको भी और समझिएगा कि रेनबो क्या है। द मोस्ट फैसिनेटेड एग्जाम्पल ऑफ द डिस्पर्जन ऑफ लाइट इन द नेचर, तो जो कि क्या है, इज द रेनबो। तो रेनबो क्या है कि ये हमेशा जो रेनफॉल है आपका, जो आपकी रेन है, रेन के बाद ही हमेशा ये फॉर्म्ड होता है। क्या होता है कि जब जैसी बारिश हुई तो एक लार्ज नंबर ऑफ द ड्रॉपलेट्स सस्पेंड होती हैं इन द एटमॉस्फेयर। तो ये जो ड्रॉपलेट्स हैं ये एक टिनी प्रिज्म की तरह वर्क करती हैं। कैसी, टिनी जो प्रिज्म है उसकी तरह वर्क करना स्टार्ट कर देती हैं। तो सनलाइट जब इसके थ्रू पास होती है, इस स्पेयर के थ्रू जो पास होती है, ये जो ड्रॉपलेट्स हैं इसके थ्रू पास होती है, तो क्या हो जाती है, उनमें जो डिस्पर्जन है वो देखने को मिलता है। तो क्या है कि विद द लार्ज नंबर ऑफ द वाटर ड्रॉपलेट्स कंट्रीब्यूट टू दिस फेनोमेना। बहुत आपकी लार्ज नंबर ऑफ ड्रॉपलेट्स होती हैं, ऐसा नहीं कि थोड़ी सी बारिश हुई उसमें हो जाएगा, बहुत लार्ज नंबर ऑफ आपकी ड्रॉपलेट्स होती हैं। वी गेट टू सी द ह्यूज कंटिन्यूस बैंड ऑफ द 7 कलर डिस्प्ले इन द स्काई। तो इस तरह से जो रेनबो है आपका फॉर्म हो जाता है। तो ये तो था, दिस इज द होल एनालिसिस ऑफ दिस चैप्टर। थोड़ा सा लेंदी ज़्यादा हो गया क्योंकि चैप्टर भी बहुत बड़ा था, बहुत सारे इसमें टॉपिक्स थे, आपको एक एक करके सारे टॉपिक्स क्लियर करने हैं, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं, और पूरा का पूरा अपना जो पेशेंस है, कंसंट्रेशन है, आपको बना के रखना है। अगर कहीं भी कोई डाउट होता है, कोई भी प्रॉब्लम होती है, तो आप विदाउट हेजिटेशन आप पूछिएगा, कमेंट करिएगा, लेकिन अपने सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करिएगा, ठीक है। नाउ दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।